हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। हम अगस्त मंथ का विजन आयस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन देख रहे थे, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये हमारा कवर अप हो चुका है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो रहेगा हमारा इकोनॉमी, और इसी में जो है हम उसका अगला पार्ट जो कि है सिक्योरिटी कवर कर लेंगे। ओके, तो इकोनॉमी पे चलते हैं। अच्छा, बैच की अगर बात की जाए तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। 2499 में जो है आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस क्या क्या मिल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, जिसमें कि आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। मेंस के लिए भी जो है आपका जीएस 1 to 4, ऐसे एथिक्स, सब कुछ वहां पे कवर अप होगा। ओके, ये जो है ऑफर प्राइस है, 50% ऑफ है, इसलिए 2499 में हो रहा है। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, ये भी आपको बैच जब ज्वाइन करेंगे, ये आफ्टर जो है 2 वीक्स आपको पेमेंट करनी है। मीन्स 2 वीक तक जो है आपका डेमो रहेगा। कोई लोड नहीं है कि पेमेंट करना। देखिए, आप सब के साथ जो है यहाँ पर ऑलरेडी हम सब ये विजन मैगजीन हो चाहे बाकी चीजें हो करवा ही रहे थे, बट अब उसे एक प्रॉपर एक बैच का रूप धीरे धीरे अब हम सबने देना चालू किया है। तो 2 बैचेस ऑलरेडी चल रही है। ये जो होगा अब आपका थर्ड बैच होने वाला है। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में रहेगा, वहां पे आपको फॉर्म फिल कर देना है। और उसके बाद जो है आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा। और बैच जो है आपकी व्हाट्सएप, बस ये रिक्वेस्ट है कि जब आप अपना नंबर डालें तो वो व्हाट्सएप का नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। बाकी पीडीएफ वगैरह और वो बाकी चीजें, टेलीग्राम ग्रुप आप सबने ज्वाइन किया ही हुआ है, या नहीं किया है तो प्लीज कर ले, ताकि आप वहां पे ये पीडीएफ वगैरह जो है विजन की और बाकी चीजों की वहां पे आपको मिल सके। ठीक है, इस बैच की वैलिडिटी टिल 2025 मेंस होने वाली है। मिस ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने 4 महीने क्या चलेगा। ये प्रॉपर आपके आने वाले 8 से 9 मंथ तक, जब तक आपका मेंस ना हो जाए, इनफैक्ट कहीं आपको इंटरव्यू तक जरूरत है, तब तक जो है आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलते रहेगा, सिर्फ इस प्राइस पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मानिए कोई फाइनेंशियली किसी की कंडीशन सही नहीं है, वो ये भी नहीं कर सकता, दे सकता, तो एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, और फाइनेंशियली अगर वो एक्चुअली में सफर कर रहे हैं तो उन्हें ये फी वेवियर भी दे दिया जाएगा, कि आप वहां पे आपको फीस नहीं भरनी है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपके कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जो है अपना फॉर्म भर दें। जो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे पूछी जाएंगी वो आप वहां पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला आर्टिकल क्या कह रहा है, न्यू स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए, नए 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 कुछ स्कीम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जिसमें कि 7 न्यू स्कीम्स की अगर हम बात करें। पहला आपका डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अब देखिए, डिजिटलाइज किया जाना एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को भी काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, कि भाई इस एरिया में ये होता है, इस एरिया में ये होता है। ये चीजें जितनी भी रहेंगी ना, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करेगी। कल होके मानिए अगर हमें भी इन्वेस्टमेंट करना है कहीं पे, कि यार इस तरीके की जमीनों की मखाने वगैरह बढ़िया अगर एक्सपोर्ट करना है, हमारा मन है, तो पता होना चाहिए कि बिहार के मधुबनी के आसपास जो है मखाना काफी अच्छा होता है। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स जो है काफी फ्रूटफुल है। फिर क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो ये एक यहाँ पे स्कीम लाई है। थर्ड जो है आपका स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। फोर्थ जो है सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, एकदम सब आप रट्टे से साथ, ये लेकिन आप पढ़ते रहेंगे बार बार तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बाकी 7 ऐसी मेजर स्कीम्स आई हैं, ये आप इतना ये याद रख सकते हैं। अगला जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएं, आप सब पता ही होगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, तो कृषि विज्ञान केंद्र को स्ट्रेंथन किया जाएगा। अभी क्यों इसकी बात चल रही है, देखिए होता क्या है। मानिए मैं एक जगह पे हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, और मैं वहां पर हूँ। फाइन, मैं हूं नहीं वहां, मैं हूँ दिल्ली में, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलिए मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ की जो मिट्टी है वो मुझे टेस्ट करवानी है, कि हो सकता है उसमें फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, किस चीज की कमी है। तो ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह जो है वो वहां पे प्रॉपर वो बताएंगे, और आप कहेंगे कि नहीं आपको इतना यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, ये नहीं, आप सिर्फ इतना सा ये डाल दें, इसमें फॉस्फेट की कमी है, जिससे भी चीज की कमी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका ओवरऑल जो आप इनपुट जो खर्च करते थे वो कम हो जाएगा। पहले पता ही नहीं चलता था ना, इसी बॉडी में देखिए आपकी बॉडी है,
विटामिन डी की कमी है, कि उसमें विटामिन बी 12 की कमी है, कि उसमें विटामिन सी की कमी है, या फिर उसमें किस चीज की कमी है, विटामिन ए की कमी है। जब पता रहेगा तो हम सिर्फ उसी विटामिन को लेंगे। अदरवाइज जो है हम बाकी विटामिन भी लेने लगते हैं जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा खर्च है ना। तो इसलिए ये सब चीजें यहाँ पे की जाती है कि भाई आपकी जो सॉइल हेल्थ है वो बता दी जाए वहां पे। ओके, इसलिए चीज की जाती है। अभी आपने नोटिस किया होगा, मैंने विटामिन बोलते बोलते विटामिन पे आ गया। एक्चुअली में ये इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है वो विटामिन होता है, बट हम इंडियंस विटामिन बोलना पसंद करते हैं। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई, कलो की एकदम इंडियन इंग्लिश होगी। ठीक है, तो ये चीजें होती है। हम मार्केट बोलना पसंद करते हैं, इट्स मार्केट। तो काफी ऐसी चीजें होती है। इसके बाद जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि करंट स्टेटस जो है फार्मर्स का वो कैसा क्या है, तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए। जहां इकोनॉमिक सर्वे आ गया, ये सब चीजें आ गई, तो ये डेटा जो है कि नोट दैट 65% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज एंड 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। मतलब अगर 100 करोड़ आबादी है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आई नो इट्स फॉर 140 प्लस नाउ, लेकिन हम एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए रख रहे हैं कि अगर एक 100 करोड़ अगर आबादी है, अराउंड 65 करोड़ जो है कहाँ पर है, ये आपके रूरल एरियाज में है, गांव जो ऐसे होते हैं उस साइड है। ठीक है, अब इस 65 करोड़ में जो 47% है, मतलब 50% के राउंड मान लेते हैं हम, लगभग 32 करोड़ के आसपास एक ले लीजिए आप, वो सीधे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो अभी बहुत बड़ा 32 करोड़, आप समझ सकते हैं किसी देश की इतनी आबादी नहीं है ना। बहुत सारे देश ऐसे हैं, तो इतना सिर्फ हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो अभी भी काफी बड़ा ये यहाँ पर ये इशू है। तो इसलिए यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये सब क्यों लाया जा रहा है, क्यों इतना सेवेन्यू स्कीम फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं तो आप डायरेक्टली इन 32 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं। अब जॉब की वैकेंसी कितनी निकाल पाएंगे? एक 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 40 लाख। यहाँ पे भी कर दिया तो 32 करोड़ लोगों को सीधे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, तो एवरेज मंथली इनकम कितनी है फार्मर्स की? 10,219 रुपए। ओके, इसीलिए देखिए ये सब जो डेटा जब सामने आते रहते हैं ना, तो यहां से समझ में आता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या चल रही है। अब इसमें भी लार्ज फार्मर्स होंगे जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग हो, फिर मीडियम होंगे, फिर स्मॉल होंगे। जो स्मॉल वाले होंगे उनका हो सकता है कि ये 5,000 से 7,000 ही पर मंथ सिर्फ पर कैपिटा इनकम हो, या फिर एवरेज इनकम हो। ठीक है, तो ऐसे में जो फीस वगैरह जो हो जाती है हाई, जो लाखों लाखों फीस होती है, कहाँ से भर पाएंगे? इसलिए हम यहाँ पे 2499 में सब बैच लेके आए हैं। इनफैक्ट अगर जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, 60% भी मार्क्स लाए हैं वो अपने 10th 12th और बाकी में, तो उनके लिए एक छोटा सा स्कॉलरशिप एग्जाम लेके हम कोशिश करते हैं कि ये फी भी वेवियर हो जाए। ओके, तो इतना सब कुछ यहाँ पर इसलिए सोचा जा रहा है कि भाई देश आगे बढ़े। नॉलेज से बड़ी शक्ति कुछ और नहीं होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं सोचे कि अरे मैं इतने साल से मैं और अटेम्प्ट नहीं दूंगा, मैं और बेरोजगार नहीं रह सकता। एक बार ढंग से पढ़ ले, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं रोजगार वैसे भी मिल जाएगा, और ढंग से पढ़िएगा तो ऑब्वियसली एग्जाम भी क्लियर हो। इसके बाद देखते हैं इश्यूज कंस्ट्रेंट इन इंक्रीजिंग लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। अब क्या क्या इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या कंस्ट्रेंट आ रहे हैं कि हम नहीं बढ़ा पा रहे? आउटडेटेड एंड इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। सही बात है। यहाँ पे हम देखें कि सिर्फ 47% जो है एक्टिविटीज वो मैकेनाइज्ड है इंडिया में। बाकी कंट्री में 60% है, ब्राजील में 75% है, जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम मैकेनाइज्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैक्टर्स के थ्रू आप प्लगिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब मैकेनाइज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें परसेंटेज से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ज्यादा मैकेनाइज्ड चाइना में है, ब्राजील में है, तो आपको लगेगा चाइना के पास तो पैसे ज्यादा है तो ज्यादा होगा, ब्राजील के पास उतने नहीं है तो हमसे पीछे होगा। बट ब्राजील में आप देख सकते हैं कि उल्टा वो सबसे ज्यादा है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपको समझनी है और याद रखनी है। ओके, R&D में भी अगर हम बात करें तो देखिए सिर्फ 0.4% ऑफ एग्री जीडीपी हम R&D पे यूज करते हैं। ओके, तो ये भी एक कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न है। बाकी कंट्री से हम बहुत कम कर रहे हैं।
तो ये सब रीजंस है, तो कंस्ट्रेंट्स है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन। बार बार क्यों बोलते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस होना? इट्स नॉट अबाउट ओनली योर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, विद इन इंडिया इटसेल्फ। क्योंकि भाई बहुत वाइड लेवल पे जो है हमारा ये फैला हुआ है। अगर हमें कहीं से कहीं चीजें भेजनी है तो वहां पे यही हो जाता है कि फ्रूट और वेजिटेबल जो है अराउंड 30 से 35% का लॉस हो जाता है, कि जब आपने वो काटा, ठीक है, फ्रूट्स थे, ग्रेन था, इसको स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन, इतना सब होते होते 100 किलो रहेगा, तो मान लीजिए आपका 30 किलो वहां पे बर्बाद हो। ये हाल है। तो इसको भी सेव करना बहुत जरूरी है, ना कि ज्यादा नहीं हो यार, 2-4% से ज्यादा लॉस ना हो, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ठीक है। तो ये सब भी इश्यूज जो है, बैरियर टू एक्सपोर्ट, कि बहुत बार क्या होता है ना, ये सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के कारण वो बोलते नहीं आपने ये चीज यूज की है, वो चीज यूज की है, हम आपका एक्सपोर्ट नहीं लेंगे। समझ रहे हैं बात को? आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह आई है, यही सब चक्करों में आएंगे। इंडिया पहले ऑर्गेनिक ही करता था, बाद में दुनिया ने लाके दिया नहीं फर्टिलाइजर यूज करें। इंडिया जो पहले बहुत अच्छे से नहीं, हम सब ये जो दांत जो करते हैं, हल्का सा तेल लेते थे, सरसों तेल, और उससे करते थे ब्रश, या फिर दतमन से, तो वो बोलते थे, या फिर चारकोल से, बोलते रही क्या पागल और जाहिल इंसान सब है, आपको इसे ब्रश करना चाहिए, ये करना चाहिए। और आज के टाइम में आप खुद देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मतलब हम कितने सही थे, और आप सब बेवकूफ बना बना के। तो आज के टाइम में जितनी बीमारियां भी हैं, सब वेस्ट की दी हुई है। इतना सिटिंग जॉब करना, बाकी चीजें करना, कि भाई शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, पहले कहाँ था ये सब चीजें? जो भी हम इनकी प्रोसेस्ड फूड खाने लगे, ये सब चीज खाने लगे, इससे बहुत सारी बीमारियां हैं। वरना ये परसेप्शन गलत है कि मीठा खाने से होता है। भाई मीठा हम सब पहले भी खाते थे, उससे इश्यू नहीं होता। बंदर तो हमेशा केला ही खाते रहते थे, उससे शुगर हो जाएगा? जी नहीं। तो एक्टिविटीज कम होना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सब बहुत खराब चीज है। जितना अवॉइड कर सके प्लीज करो। और ये सब मैं हर वीडियो में लगभग बोलता हूँ, ताकि दिमाग में रहे, है ना। लो प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम है। जो हम पर हेक्टेयर जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, बाकी कंट्री से कहीं ज्यादा कर रही है। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए? अब अगर कोई कहेगा कि सर प्रीलिम्स का नोट अलग है, मेंस का नोट्स अलग है, कहाँ से? ये सब पॉइंट्स अगर आप लिख दीजिएगा तो भाई चेकर जो है ऑब्वियसली आपको कितने अच्छे मार्क्स देने वाला है। तो सारे पॉइंट्स यही होते हैं, हमें बस वो समझने की जरूरत है कि हम उसे किस तरीके से लें। ठीक है। तो ऐसा कभी सेग्रीगेट करना ही नहीं है, दिस इज फॉर प्रीलिम्स, दिस इज फॉर मेंस, सब एक साथ ही है। बस आपका परसेप्शन है, पढ़ने का है, आपकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, वो आपको यहाँ पर वो चीज हेल्प करते चली जाएगी। ठीक है। क्लाइमेट इश्यूज होते ही हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे कंसर्न्स है। अब ये ज्यादा हम इसके ऊपर जाएंगे नहीं। आप यहाँ पे चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके। वही सारी चीजें जो आपको यहाँ पे हमने डिस्कस की है, वही सब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। अब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की अगर बात की जाए, तो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो कि लगभग 2800 करोड़ के आसपास का है। इस अम्ब्रेला स्कीम में क्या करेंगे ये? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम करेंगे, और उस टेक्नोलॉजी से कोशिश करेंगे कि भाई इंप्रूव हो फार्मर्स लाइफ। ठीक है। ये बजट आपका 2024-5 और ये 3-4 में अनाउंस किया गया था, है ना। अब देखिए की फीचर्स ऑफ मिशन क्या है। इट इज बिल्ट ऑन टू फाउंडेशनल पिलर्स, दो फाउंडेशनल पिलर्स पे। एक है आपका एग्री स्टैक, कि किसान की पहचान, मतलब फार्मर सेंट्रिक है ये। फार्मर्स के सेंट्रिक, इर्द गिर्द ही फार्मर्स के रहेगा, जिसपे स्ट्रीमलाइन करेंगे कोई भी सर्विसेज, स्कीम डिलीवरी टू फार्मर विथ 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या होंगे? फार्मर रजिस्ट्री, कि भाई फार्मर की आईडी बने, वो रजिस्टर करे, तभी तो आपको पता चलेगा, तभी तो आप कोई भी चीज फार्मर सेंट्रिक करेंगे। अगर मानिए आपने बैच में रजिस्टर किया, तब मुझे पता रहेगा ना कि आपको प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन करनी है। ये रहा, आप बैच में ज्वाइन करेंगे तो आप अब आपकी सेंट्रिक रहेगा। अदरवाइज आप सिर्फ ये या फिर सब्सक्राइब करके रखें, तो लगेगा आप बस आप यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ने आ रहे हैं, आपको बैच ऑलरेडी बहुत अच्छा आप कहीं कर चुके हैं, ये एग्जाम रहेगा। या फिर अगर आप कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं और वहां पे आपको सब कुछ समझ आ चुका है, तो बस आप करंट अफेयर्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये है, मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये कहीं और समझ नहीं आ रहा है, तो नाउ यू कैन रजिस्टर हियर ऑल्सो, क्योंकि देखिए फी वैसे भी काफी कम है।
तो ये क्यों किया, ये यहाँ पे कैसे कोरिलेट हो रहा है कि भाई यहाँ पे रजिस्ट्री कर लिए, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैपिंग, तो मैपिंग भी की जाएगी कि लैंड रिकॉर्ड, डेमोग्राफिक, फैमिली डिटेल सब कुछ रहे, उस एरिया में कितने लोग हैं, कितने जवान लोग हैं, कितने खेती कर सकते हैं और कितने कर रहे हैं, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। इसके बाद जो है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, तो इसकी भी प्रोफाइल मैपिंग ये की जा रही है कि इसमें क्या है, आपका ये स्केल है। इस स्केल का मतलब क्या होता है, अब इतना बड़ा इंडिया है, जैसे भारत का जो हम नक्शा बनाते हैं, इसमें एग्जांपल से ये जो हम बना देते हैं, ठीक है, चल इतना ही एरिया लेते हैं, तो आपको क्या लगता है इतना सही एरिया है, हम क्या करें, पूरे हो सकता है इतनी दूरी जो होगी ये हो सकता है 1,000 किलोमीटर, हमने 1,000 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में खत्म कर दिया, समझ रहे हैं? तो ये यही होता है कि आपका जो ये 1 सेंटीमीटर है इतने के बराबर है, 10,000 के बराबर है, समझे, तो ये स्केलिंग का वे होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टारगेट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के लिए, तो खासतौर पर क्रिएट डिजिटल आइडेंटिटी फॉर 11 करोड़ फार्मर, अगले 3 साल में 11 करोड़ के लिए आइडेंटिटी बन जानी चाहिए, 6 करोड़ इसी साल, 3 करोड़ उसके अगले साल, ठीक है, और 2 करोड़ उसके अगले साल, तो टोटल ऐसे 11 साल, तो 3 साल के लिए ये टारगेट रखा गया, इंपॉर्टेंट हो गया, 1 साल का नहीं है, 3 साल का है, 11 करोड़ टारगेट है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि शुरू में ही बल्क ज्यादा काम कर लें, ताकि बाद में प्रेशर ना पड़े। जो मैं बोलता हूँ कि अभी आप ज्वाइन करें ताकि आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों तैयार होता चला जाए, और एकदम से लास्ट में आप वरना परेशान होंगे आफ्टर प्रीलिम्स में मेंस कैसे करो, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर आपको दिख भी रहा है, पहले ही जितना मेजर चंक है हम पहले कर ले, है कि नहीं। सॉरी, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो रखी है। अब डिजिटल एग्रीकल्चर अगेन, अब इस पे ज्यादा क्या ही बात करना, तो आप सब जो है यहाँ पे ये पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चीजें डिजिटली के क्या इसका इम्प्लीकेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होंगे, ये सब है, तो ये उतना इंपॉर्टेंस जो है उसके बाद रह नहीं जाता, क्योंकि ये आप पर है कि अब आप यहाँ पे कितना समझ चुके हैं एग्रीकल्चर के बारे में, हम सब ने बहुत पिछले 1 साल में देखिए, अगेन अपने लिस्ट में मैं कहूंगा जाए प्लीज, और वहां पर जो है ये कवर अप कर ले। अगर आपका एग्जाम है, कोई भी आप बीपीएससी दे रहे हैं, कोई स्टेट पीसीएस बाई चांस दे रहे हैं, तो उससे 1 से 1.25 साल पहले का, अगर आपका नवंबर में है एग्जाम तो उससे 1 से 1.25 साल पहले, तो जब भी आप करें कम से कम 1 से 1.25 साल पहले का करंट अफेयर्स तो रेडी होना ही होना चाहिए, ठीक है। 2 साल है तो वो बेस्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही सिर्फ नहीं होता, बहुत सारी न्यूज जो ऐसी होती है वो चेंज होती चली जाती है, जिससे हमने इसके पहले G21 के बारे में बहुत पढ़ा, G20 क्योंकि इंडिया में हुआ था, अब अगले साल जब वो होगा, या जब आपको करंट अफेयर्स मैगजीन आएगी, उसमें उतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं रहेगा जितना इस बार था, क्योंकि इंडिया में हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और आप जब रिवीजन करें, जब पढ़ चुके हैं, आप इसको 1.5x की स्पीड पे सुन लें, 2x की स्पीड पे सुन लें, फटाफट सुन के खत्म करें, टाइम भी आपका आधा लगेगा और आपका बार बार रिवीजन भी होता चले जाएगा। ओके। अब ये सब जो पोर्टल्स के बारे में हमने ऑलरेडी हर मंथ में डिस्कस किया ही हुआ, ई नाम पोर्टल जो है मार्केट इंटरवेंशन के लिए, एग मार्ट, ये सब जो चीजें हैं ये सब उसी पे ही है, पीएम किसान मोबाइल ऐप, ये सब बनाया गया है, में कोई भी हेल्प पड़े किसान को तो वहां पे करे, किसान सुविधा है, तो ये सारी जो है इनके लिए की गई, तो ये क्या डिजिटल है, डिजिटलाइज किया गया, उसी की यहाँ पर बेसिकली बात भी चल रही है। ओके। अब देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी काफी प्यारा टॉपिक है, लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्कीम, जिसके लगभग 1,700 करोड़ रुपए दिए। ओके। सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक, भाई जो है एम टू मीट नीड ऑफ राइजिंग एनिमल्स फॉर फूड, उनके पास भी फूड रहे, वाइल मिनिमाइजिंग निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये हुआ आपका क्या सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक। मतलब ये है कि भाई ऐसा भी ना कि हम ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, करा रहे हैं, इन्वायरमेंट पर इससे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम प्रॉपर जो है ध्यान दें कि भाई इनको भी इतनी फूड की जरूरत है, या लाइफ स्टॉक हम जो है इंक्रीज कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भी करेंगे, इसीलिए ये वर्ड आता है सस्टेनेबल, कि निगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है।
स्कीम क्या करेगा, एनिमल की हेल्थ पे ध्यान देगा, डेयरी प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, जेनेटिक रिसोर्स एंड मैनेजमेंट पे ध्यान देगा, जेनेटिकली उन्हें और स्ट्रॉन्ग करना, ब्रीड और अच्छी करना, एनिमल की न्यूट्रिशन पे ध्यान देगा। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टेटस देखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। याद रखिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट। तो पूरे वर्ल्ड में जो बफेलो मीट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, वो इंडिया में होता है। ठीक है, जो कि एक्सपोर्ट होता है। एंड जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है गोट मीट का। ठीक है, ये सेकंड है, इसमें फर्स्ट है। ऑब्वियसली बात है, लाइफ स्टॉक सबसे ज्यादा हमारे पास है, तो ये भी जो है रियरिंग हमारे पास ही ज्यादा होगी। ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर का ना कभी भी पता नहीं चलता, बाढ़ आई, कुछ हो गया, सूखा आ गया, उतना फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता कि लाइफ स्टॉक जो है वो दूध दे रहा है, भैंस से। इट्स नॉट अबाउट बफेलो मीट, ये जो है आपका दूध, दही, ये सब जो होता है, जो उसके बाद घी, डेयरी सेक्टर्स, ये हर एक जगह जो हेल्प करता है। तो पर कैपिटा इनकम भी बूस्ट कर रहा है, काफी कुछ जो है यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है इस कारण, है ना, एग्रीकल्चर से लिंकअप हो जाता है। डबल फायदे हैं कि अगर आपने मान लीजिए कहीं गेहूं या किसी चीज का ये किया, बाद में जो उसका रेसिड्यू रह जाता है, जो भी मतलब स्टेम रह गया, ये तो वो सब ये खा लेते हैं, है ना। और फिर उससे डेयरी भी हो गया, तो बहुत वो फिर फायदेमंद एक साइकिल बन जाती है। और इंडिया मुझे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है कि इंडिया जो है फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में। वर्ल्ड का 23% मिल्क प्रोडक्शन हम करते हैं, आप सोच सकते हैं। लगभग वन फोर्थ अकेला दूध हमारे देश में होता है। इसलिए हर जगह देखते होंगे दूध पैकेट मिल जाता है आराम से, और उतनी ज्यादा मिलावट भी नहीं। रीजन भी क्योंकि 23% हम ही सिर्फ ये कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये, इस चीज के लिए हमें जो खुद प्राउड भी होना चाहिए। इससे कुछ इम्पैक्ट्स है डेफिनेटली, कि जो आप ये सब देखते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, मिथेन वगैरह जो होता है, गाय भैंस ये सबकी जो है पेट में काफी ज्यादा हो जाता है, तो रिलीज करना पड़ता है। इससे एटमॉस्फेयर में भी काफी ज्यादा मिथेन आता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण होती है। अब इशू जो है यहाँ पे वेटरनरी इश्यूज जो है, हाई इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एनिमल डिजीजेस, बहुत अलग अलग दिखे, जितना ज्यादा है तो ये माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, जो है आपका ब्रूसेलियस डिजीज, इसके बाद जो है हेमियोरैगिक, कि आपका सेप्टिकेमिया। तो ये सब आपको याद रखना है, कल हो के मान लीजिए से दे दे, व्हाट आर दीज थिंग्स, वायरस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ह्यूमंस को होती है, या फिर इसको होती है, फिर बाद में बोल देंगे कि एनिमल्स को होती है। ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है। इसके बाद जो है जूनोटिक डिजीज भी हो गई काफी ज्यादा, जो आपके वाइल्ड एनिमल्स वगैरह साइड से जो आती है, कोविड 19, इबोला, और अलग अलग तरीके क्या इश्यूज है। ठीक है, एंटी माइक्रो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के कारण जो है इंडिया रैंक्स फोर्थ इन एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स। ठीक है, वेयर इन पोल्ट्री सेक्टर इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ एंटी, मतलब इतना ज्यादा एंटीबायोटिक यूज होता है, वो हमारे शरीर में भी जाता है, वो भी काफी ज्यादा जो है हमें नुकसान करता है। ठीक है, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। क्यों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो एंटीबायोटिक आप दवा ले रहे हैं ना, आपके शरीर पे असर ही नहीं कर रहे, तो वो खतरनाक स्टेज हो जाता है, ये दवाई आप पे अगर ये ना करे तो। और एंटीबायोटिक काफी कॉमन चीज होती है। ओके, इकोनॉमिक इश्यूज है ही, लो प्रोडक्टिविटी, जिसे हमने प्रीवियस में देखा, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको तो दिखेगी। ठीक है, ये जो है इंश्योरेंस नहीं है, 15% के आसपास एनिमल ही अंडर इंश्योरेंस कवर में है। बाकी जो एनिमल्स या फिर उनका जो भी चल रहा है, वो सब में इंश्योरेंस नहीं है। ये सब जो है शॉर्टेज ऑफ फॉडर, इंडिया हैज ओनली 5% ऑफ कल्टीवेटेड लैंड अंडर फॉडर प्रोडक्शन, जबकि 11% जो है लाइफ स्टॉक है, गाय भैंस ये सब जो है इतनी ज्यादा है। तो वो सब भी ग्रीन हाउस गैस, मीथेन के बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया कि भाई 15% टोटल ग्लोबल जो है मीथेन इमिशन कर देता है। देखा ना, गाय, काऊ, बफेलो, ये सबके पेट में गैस जमा हो जाती है, जिससे फिर रिलीज करते हैं, तो इश्यू होता है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना, वो जो प्रायर नॉलेज, देखिए अब मैं भी अब लगभग आपको कंटिन्यू पिछले 1 डेढ़ साल से पढ़ाए जा रहा हूँ मैगजीन, तो ऑलरेडी डेटा अब दिमाग में फीड हो चुका होता है। तो सब जो है आपके पास जो भी नॉलेज आ रही है यहाँ से करेक्ट जा रही है, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। ओके, अगेन ये सब राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये सब जो चीजें हैं, ये इनिशिएटिव है इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर का।
आप इसको थोड़ा सा चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आप सबको भी नोट्स बनाने की एक आदत होनी चाहिए कि नोट्स आप अपने बनाते रहे। और अगर जो जो इंसान नोट्स बनाने में आलस करता है भाई, उनको तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप 3 4 बार 5 बार 6 बार आप सुने, पिछले 1 साल का सुनने में टाइम नहीं लगेगा, आप स्पीड 2x करके सुन लो। ठीक है? या फिर जब से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, 1 से 1.25 साल तक का तो होना ही चाहिए। अगर अगले साल आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो कम से कम इस साल के फरवरी से पढ़े, जनवरी से पढ़े। तो वो उतना आपको करना पड़ेगा, तभी दिमाग में रहता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है दिमाग में रखना ये सब। ठीक है। इसके बाद हॉरिकल्चर सेक्टर इन इंडिया, कैबिनेट अप्रूव्ड स्कीम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉरिकल्चर। अब ये जो है आपका 1929 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि भाई फार्मर्स इनकम हॉरिकल्चर से भी उनकी बढ़े। कहाँ का, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट हॉरिकल्चर क्रॉप्स जो है, रूट ट्यूबर एरिड क्रॉप्स वेजिटेबल, सारी जो चीजों में यहाँ पे कोशिश की जा रही है बढ़ाने की। ठीक है। चलिए, एम क्या है, प्रमोट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल। तो प्लांट करने के लिए इम्पोर्टेड मटेरियल उसकी कमी, मतलब उसे मिनिमाइज करना है। इट विल बूस्ट इंडियाज हॉरिकल्चर सेक्टर while aligning with mission life lifestyle for environment, है ना, एंड दी वन हेल्थ इनिशिएटिव्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये है। 3 कोर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक मेन आपका सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक है सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल नर्सरीज, और तीसरा जो है स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स, ये सब बना देंगे। उसके बाद आप वहां से पौधे वौधे ले जाए, लगाए, अलग अलग वेराइटीज के ये सब के, वहां से आपको मिल जाएगा। फायदा क्या है इसका, कि एक्सेस टू वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिल जाएगा फार्मर्स को, जिससे यील्ड में इंक्रीज होगा, पैदावार बढ़ेगी। तो पैदावार बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है इनकम भी बढ़ेगी। नर्सरीज को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। नर्सरी क्या होता है, ये ऐसे इसके अंदर ढेर सारे पौधे होते हैं, और इसके बाद जो है आप देखिएगा अलग अलग तरीके के पौधे होंगे, फिर वहां से आप ले गए और फिर जाके आप सीधे उसने आपने ये किया, जैसे मान लीजिए कड़ी पत्ता। ठीक है। मीठी मीठा जो कड़ी होता है उसका क्या कहते हैं, मीठी नीम, उसका छोटा छोटा पेड़ होगा, सैंपलिंग होगी, वो जाके आप बाकी जगह लगाए। ओके। या फिर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आम का जो पेड़ होता है, मैंगो ट्रीज जो होते हैं, अक्सर क्या होता है कि मैंगो की सीड को आप अंदर डालोगे जमीन में, फिर वो, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, फाइन, तो वो बड़ा होने में, तो ऐसे में क्या होता है, सैंपलिंग के थ्रू जो है ऑलरेडी वो मैंगो का पौधा जो है वो बना दिया जाता है, मतलब ये रेडी रहता है। अब आप ये ले जाओ और फिर अपने घर के पास जाके इसे लगा दो, तो तेजी से वहां पे वो बड़े भी होंगे। तो ये सब सैंपलिंग करना, क्योंकि शुरू में जरूरी नहीं होता ना, हमने ये लगाया पता नहीं है बड़ा होगा कि नहीं होगा, या हमें उतना नॉलेज भी नहीं होती है, तो यहाँ से सब सैंपलिंग लाई जाती है। कंज्यूमर्स, सुपेरियर प्रोड्यूस फ्री फ्रॉम वायरसेस, अगेन यहाँ पे वही सब सारी चीजें हैं। न्यूट्रिशन अच्छा होगा, वैल्यू ऑफ फ्रूट्स अच्छे होंगे, अगेन कंज्यूमर के लिए भी फायदा है, फार्मर के लिए भी फायदा है, सबके लिए फायदा ही फायदा है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंटरनेशनल शेयर में हमारा मतलब वैल्यू भी बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। तो बोलते हैं ना भाई साहब, फायदे ही फायदे। तो ये है, जरूरी है ये सब चीजें करना, इसीलिए इंडिया ऐसा नहीं आ गया कि सुपर पावर बनेगा सिर्फ इंडस्ट्रीज और ये सब पे। भाई हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट होना चाहिए, हमारा स्पोर्ट्स भी बूस्ट होना चाहिए, हर एक चीज भी हमें अच्छा करना है, तभी जाके आप वो चीज हासिल कर पाएंगे। हॉरिकल्चर सेक्टर, इट इज अ वास्ट डाइवर्स फील्ड जिसमें कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, सब कुछ आते हैं। ठीक है, हॉरिकल्चर में सारी चीजें आती हैं। मेजर टाइप ऑफ हॉरिकल्चर क्या है, पोमोलॉजी, ये नोट कर लीजिएगा। ये क्या, फ्रूट कल्टीवेशन एंड इंक्लूड विटिकल्चर, मतलब ग्रेप कल्टीवेशन। अच्छा, दुनिया में कौन से सी के आसपास सबसे ज्यादा ये होता है आपका विटिकल्चर, ग्रेप कल्टीवेशन, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यूरोप के आसपास है वो। ठीक है, उस एरिया पे, तो ये आपको वहां पे बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं पता गूगल आउट करे फिर बताए। इसके बाद जो है आपका ओलेरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फिर ये हो गया आपका फ्लोरिकल्चर, ये हो गया आपका फ्लावर।
तो फ्लोरी से फ्लावर, पोमो जो है आपका फ्रूट्स है, पाइनएप्पल है कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, वो भी फ्रूट्स है। और विटिकल्चर जो है आपका ग्रेप, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। और ये है आपका एर्बोरिकल्चर, ये जो ट्रीज एंड श्रब्स के लिए। ठीक है, चल अब आगे क्या देखते हैं। इंडिया हॉरिकल्चर सेक्टर की बात करें तो इतना मिलियन टन प्रोडक्शन होता है, 13% ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, जितना भी क्रॉपिंग एरिया जिसमें 13% हॉरिकल्चर में जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ इंडिया हॉरिकल्चर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात, सबसे ज्यादा हम यही करते हैं। ग्लोबल स्टेटस की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड है फ्रूट्स में और वेजिटेबल में, आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम ये आते हैं सेकंड में, काफी बड़ी बात है। फर्स्ट है हम डेयरी में, फर्स्ट है हम बफेलो और मीट प्रोडक्शन में, सेकंड है हम गोट प्रोडक्शन में, सेकंड है हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रिवीजन भी हो गई। सेकंड है हम पोटैटो में, कॉलीफ्लावर में, ब्रिंजल में, कैबेज में। तो ठीक है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हम काफी सही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओनियन के, प्याज के बिना हम जी नहीं सकते। अब जैसे नवरात्रि चल रही है, काफी लोगों ने छोड़ा हुआ है, मैंने भी लहसुन प्याज नहीं लिए। तो अच्छा, बहुत सारे लोग, ये ना मेरा सही में सवाल है आप सबसे, बहुत लोग बोलते हैं अरे नॉनवेज खाने वाले जो लोग होते हैं, ये आप सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मंगलवार बुधवार, मतलब ये सिर्फ ऐसा मंगलवार नहीं खाएंगे गुरुवार नहीं खाएंगे नाटक होता है, खाने वाले डेली खाएं, ये क्या होता है? ये आपके आस्था पे उंगली उठाना ना लोगों का धंधा बना हुआ है आज के टाइम में। एक ही चीज मैं इस पे कहूंगा, ये फास्टिंग क्यों जरूरी है? अगर आप एक दिन भी करते हैं, वेज नॉन वेज वाली बात नहीं, अगर मैं पर्टिकुलरली, मुझे नॉनवेज काफी पसंद है, मैं अपना बता रहा हूँ। तो अगर मैं वो इंसान हूँ कि अगर मैं 9 दिन नवरात्र में नहीं खा रहा हूँ, अगर मैं मंगलवार नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, इट मीन्स मैं क्या सीख रहा हूँ? सेल्फ कंट्रोल करना। मानते हैं इस बात को? आप सभी कर रहे हैं तो क्या करें? सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हैं। तो आज के टाइम में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो किसी गुस्से में आके किसी का मर्डर कर देना हो, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, जानवर होते जा रहे हैं, इसीलिए फिर वो रेप केस बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर आप ये सब करके एक दिन, आपका भी सबसे ज्यादा आपका प्रिय क्या है? आपको नॉनवेज पसंद है, आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं, या आपको लहसुन प्याज पसंद था, आपने वो छोड़ दिया, उसके बिना रहना, ये आपको टॉलरेंस सिखाता है। ओके, आपको कंट्रोल करना सिखाता है। जब आप ये सब चीजें कंट्रोल करेंगे धीरे धीरे धीरे, मंथ में 4 दिन आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह के क्राइम्स नहीं होंगे, ये सब चीजें नहीं होंगी, ये भी कम होंगे। वरना लोग क्या करें, बस राक्षस बनाए जा रहे हैं एक दूसरे को। कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं पब कल्चर चलो, 24 घंटे दारू पी के रहो, नशे में रहो, इंसान को ही खुद पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये कंट्रोल होना चाहिए कि भाई आज के दिन आप ड्रिंक कर रहे हैं, करिए, पर्सनल चीज है, लेकिन कंट्रोल कि नहीं, आज के दिन मैं नहीं पीऊंगा, अभी मैं ये नहीं करूंगा। रीजन बीइंग कि आपके थ्रू कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए अगर आप कंट्रोल में नहीं है तो। ये इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओनियन की बात है तो यहाँ से बात इतनी चलती कि जरूरी था। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं सिग्निफिकेंस हॉरिकल्चर। और अब अगेन देखिए, सनराइज सेक्टर है, डबल फार्मर्स इनकम कर देगा, तो सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल भी है इंडिया में। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो बहुत सारा जो है हमें इससे फायदा होगा। और जो फ्रूट्स और जो अपनी वेजिटेबल्स है, वाइटामिन मिनरल्स जो इंडियन डाइट में यहाँ पे पहुंच जाता है कि नहीं? तो बाकी जो अदर इनिशिएटिव है, नेशनल हॉरिकल्चर मिशन पहले भी लाया है, ये सब लाए गए थे। इसके बाद एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसने 1800 करोड़ फॉर 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉरिकल्चर क्लस्टर इसके लिए बनाए हैं। 1800 करोड़ वहां पे खर्च किए, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा खर्च कर रही है। चैलेंजेस की बात की जाए तो लो एक्सपोर्ट शेयर अभी भी जो है सिर्फ 1% के आसपास ही शेयर है। नॉन टेरिफ बैरियर लाइक सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, ये एक इशू है। पेस्टिसाइड रेसिड्यू हैज लेड टू रिजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इन की मार्केट लाइक ईयू। ये मान ही रहा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, तो पेस्टिसाइड तो यूज करना ही पड़ेगा। बट होता क्या है ना, बाकी जो ठंडे देश है वहां पे इतनी ज्यादा पेस्ट वगैरह नहीं होते, यहाँ गर्मी के में जो है पेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कना पड़ता है, तो इसलिए बोलते नहीं, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो एक्सपोर्ट नहीं होने देता।
तो अब वही धीरे धीरे फिर जो है अब कोशिश की जा रही है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, कौन कौन से स्टेट है ऐसे जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट हो चुके हैं? एक ही है, तो एक का नाम बताइए, कितने हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कि वहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। ये इसलिए मैं आप सबसे क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ कि ताकि आप सबका भी दिमाग चलते रहे। पता है या नहीं है, नहीं है तो गूगल कर पता कैसे करते हैं, कमेंट में लिखिए। ये सब आपको क्या है, काफी बेनिफिट करे। ओके। चलिए, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर हो गई। अगला जो आर्टिकल है ये आपका नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, अगेन फिर वो पेस्ट की बात। पूरा देखिए इस बार जो आया है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में हॉरिकल्चर, फिर सर्विलेंस, नेशनल पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं भाई उसी पे ही है, पेस्ट सर्विलेंस। तो पेस्टिसाइड लगेगा, ये सब चीजें लगेंगी, ठीक है। ये उतना कोई खास यहाँ पर है नहीं। एजेंसी भी जो है बहुत सारी अलग अलग इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये ऐसा भी नहीं है कि आपसे पूछ लेगा कि कौन ये काम कर रहा है, कि मिनिस्ट्री ऑफ, ये काफी है। फिर भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो, आपका आईसीएआर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये कर रहा है, नाम से भी क्लियर हो जाता है। ठीक है। ओके। बाकी एआई का यूज की बात चल रही है, मशीन लर्निंग की, एकदम टाइमली और प्रिसाइज पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी देते हैं कि भाई आपका टेम्परेचर इतना अप हो रहा है, इस समय पेस्ट अगले 4 से 5 दिन में लगने के चांसेस हैं, तो अभी अगर आप इतनी मात्रा में पेस्टिसाइड डाल देंगे तो आप ये चीज से बच जाएंगे। तो ये इस तरीके की बात चल रही है, ठीक है। अब कंपोनेंट मेथड ये सब जो है, इसे क्या क्या है, मेथड्स लाइक क्रॉप रोटेशन, इससे भी पेस्ट कंट्रोल होता है। अभी आपने क्या किया, पल्सेस लगा दी, अगली बार क्या किया, वीट लगाया, फिर कुछ लगाया, फिर पल्स लगाई। तो मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप राइस, वीट वीट मतलब पैडी जो है, पैडी वीट कर रहे नहीं, बीच में आपने क्या किया, पल्स लगा दिए, बीच में आपने कुछ फ्रूट्स फ्रूट्स लगाने हैं वो लगा दिए, तो ये सब चीजें क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है। ठीक है। फिर फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल, हैंड पिकिंग, ये इंसेक्ट, ये जो है ना, हाथों से जब गाजर घास वगैरह जो बोलते हैं वो सब हटाना, फिर वहां से पेस्ट कंट्रोल खुद करना। बायोलॉजिकल भी है। इसके बाद जो जो फंगी बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, सच एज इंसेक्ट प्रीडेटर, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, वो सब भी काफी फायदेमंद होते हैं। और आखिरी में होता है केमिकल कंट्रोल। तो ये 3 तक बहुत बेस्ट है, यहाँ तक हो गया तो। आखिरी में जो केमिकल कंट्रोल करना पड़ता है, इस चक्कर में यू और बाकी जगह जो है रिजेक्शन झेलना पड़ जाता है भारत को, एक्सपोर्ट करते समय एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिवेंट क्रॉप यील्ड लॉस, ये जो है इसे प्रिवेंट करेगा, जो कि लगभग 15 से 25% इंडिया में हो जाता है। ठीक है। इंक्रीज इनकम लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, सामान कम सड़ेंगे तो बचेंगे ज्यादा तो उसको बिकेंगे ज्यादा, बिकेंगे तो उसमें पैसा आएगा, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि नहीं। तो ये सब चीजें कंसर्न्स, वही बात है, पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल यील्ड डिक्लाइन, क्योंकि जब आप इसके तरफ जाते हो, आप पेस्टिसाइड कम यूज करोगे, सब कम यूज करोगे, तो एक चांस होता है कि हाँ, शुरू में जो वहाँ की मिट्टी है, उसको भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। कि अभी तो ऐसी आदत थी कि भाई पेस्टिसाइड चल रहा है, फर्टिलाइजर आ रही है, आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएंगे। तो जहाँ यहाँ पे हो सकता है कि 100 किलो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए ब्रिंजल हो रहे थे, उसमें 90 kg ही हो, 80 kg हो, थोड़े कम हो, क्योंकि बाद में धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी सबकी बढ़ेगी, तो इनिशियल यहाँ पे बात की जाएगी जा रही है। इसलिए फार्मर भी डरते हैं कि यार हम अभी ले तो लेंगे, मार्केट में प्राइस तो सेम ही बिकने वाला है, तो ऐसे में क्या करें फिर। ठीक है। तो हमें लॉस बियर करना पड़ेगा। ओके। बाकी ये सब के बारे में बहुत अच्छे से अपने जीन एडिटिंग टूल जो होते हैं, क्रिस्पर, देखा ही हुआ है। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजीज वगैरह है। ये आप चाहे तो बस ड्रोन स्पेशलाइजेशन सेंसर्स, ये सब एप्लीकेशन इसके यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नीति आयोग एंड केपीएमजी, इंपॉर्टेंट हो गया। नीति आयोग पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनने इम्पैक्ट असेसमेंट किया कि भाई कैसे क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू फंड द अनफंडेड, मतलब फंड उनको देना है जिनको अभी तक फंड नहीं मिला है, ऐसे जो भी एमएसएमई वगैरह है। ठीक है। टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सटेंडिंग
अफोर्डेबल क्रेडिट टू देम, तो उनको एक अफोर्डेबल क्रेडिट यहाँ पर देने की बात चल रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। लोन थ्रू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट, क्या पब्लिक सेक्टर बैंक भी देगा, प्राइवेट भी दे सकते हैं, सारे देंगे। माइक्रो एमएफआई देगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सारे के सारे जो है यहाँ पर क्रेडिट देंगे। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, पैसा देना, लोन देना, ठीक है। मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी, जो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइनेंसिंग एमएलआई, ओके, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन से हैं, ये सब देखिए यहाँ पे सारे जो है प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो आप जानते ही हैं सारी जो है। पार्टनरशिप फर्म, मानिए मैं और आप मिलके कुछ एक ओपन कर लें पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनरशिप फर्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी शिप भी होता है कि अगर मैं अकेला फिलहाल कुछ खोलना चाहूँ, तो वहां से मुझे गवर्नमेंट से एक परमिशन रहती है कि भाई मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। कि भाई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, और लोग मिलके खोल रहे हैं तो मिलके खोल रहे हैं। ये सब सारे के सारे एलिजिबल है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड ही होनी चाहिए कंपनी या फिर ये होनी चाहिए, नहीं, सारे जो है। नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट है, उन्हें भी मिलेगा। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइडेड अंडर पीएम मुद्रा, ये है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, फिर भी याद रखें। शिशु मतलब 50,000 तक का लोन मिलेगा, शिशु मतलब बच्चा। फिर किशोर अवधा में आया है ना, अवधि में आया है कि थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसको आप 50,000 से 5 लाख तक दे सकते हो। इसके बाद तरुण, ये अबव 5 lakhs एंड अप टू 20 लाख, बट अब ये इंक्रीज किया गया है 10 लाख टू 20 लाख। क्लियर। तरुण में जो है 5 लाख नहीं, हमसे 10 लाख के भी ऊपर जो है आपको सीधे लोन मिल जाएगा। की अचीवमेंट हाईलाइटेड द इन द रिपोर्ट, अब वही क्या क्या अचीवमेंट हुई है, ठीक है। कि लगभग 35 करोड़ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो है, वहां पे ये क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है, कितना 18.3 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ के आसपास जो है इनको क्रेडिट दिया गया है, जिसके कारण इकोनॉमी में भी बूस्ट आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, कंपनी भी ग्रो हो पाती है, ठीक है। एवरेज लोन साइज जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बैंक ऑफ द ईयर, मतलब जो साइज है ना, यहाँ पे अगर 1 करोड़ दे रहे थे तब 1.4 करोड़ दे रहे हैं, साइज उस हिसाब से भी वो बढ़ते चले जा रहा है। वुमेन इंटरप्रेन्योर्स का मेजर शेयर है, 71% जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है उनके ही है, तो अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है वुमेन के साइड से। इनकरेज स्मॉल बिजनेसेस, मेजोरिटी जो लोन है 80% वो शिशु कैटेगरी में। सोचिए 50-50 हजार लोग, ये भी पैसे नहीं थे पहले, मतलब बैंक भी नहीं देता था पैसा कि भाई आप 50 हजार भी जो ठेले पे काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, उनको 50 हजार का लोन लिया, तो उसके बाद हो सकता है ना अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेंडर बन गए, आप बाकी भी कुछ छोटे मोटे चीजें आपने स्टार्ट कर दी। 50 हजार का 80% है, आप ये समझ सकते हो, है ना। फॉलोड बाय किशोर 18%, तो बचा ही कितना, बस 2-3% ही जो है तरुण में है, ठीक है। ये डेटा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर एस सी एस टी ओबीसी की बात की जाए तो देखिए सबसे ज्यादा उन्होंने ही यहाँ पे लोन लिए हैं, ठीक है। जनरल ने यहाँ पे ना के बराबर यहाँ पे उनका लोन है, फाइन। मतलब उनका भी है ऐसा नहीं है, बट मेन एस सी एस टी ओबीसी ऐसा होता था कि पहले कि भाई जो अनरिजर्व वाले हैं वही चीजों का फायदा उठा रहे हैं, चीजें चल रही हैं, बट ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। मेजोरिटी देखिए ऐसे सेगमेंट ने तो सबसे ज्यादा 89.9 तो लिया हुआ है सिसो अकाउंट से, ठीक। अब देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की भी बात की जाए, तो ईयर ऑन ईयर देखिए इतना चेंज हुआ है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोन अकाउंट एंड अमाउंट सैंक्शन टू दिस डिस्ट्रिक्ट, 12% बढ़ा है, फिर 14% बढ़ा है, तो हर साल बढ़ते चले जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि क्रेडिट जाए, बस उसका रिटर्न आए, जहां भी जा रहा है उन्हें प्रॉफिट हो, तो इसका फायदा होता है। लेकिन ये इसमें क्या है ना कि इसमें डेप्ट ट्रैप में नहीं फंसता है कोई, कि 50 हजार दिया भाई उस लायक थे आपको दिया, तो इसमें आप तबाह बर्बाद नहीं हो जाइएगा। पहले सिस्टम में ऐसा था कि वो ब्याज पे ब्याज लग रहा है और आखिरी में इंसान अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर ले रहा है, तो वो चीजें अब यहाँ पर ऐसे नहीं है। अदर इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन, पुअर मॉनिटरिंग एनी वैल्यूज, ये हर जगह मिलेगा,
ये ना आप लिख लीजिए, जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं अगर आपको उतने पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आप ये सब वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जब टाइम प्रेशर रहता है तो आप ये सब पॉइंट्स लिखे वहां पे लिख दिए। तो ये सब एक जेनरिक इश्यूज हो, इम्प्लीमेंटेशन का होगा, मॉनिटरिंग का है, और ये सब चीजें हो। क्लियर। अगला देखेंगे हम, ये क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है? ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्हें लॉन्च किया है। द ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी with an aim to tap into the vast potential of India's creative industries। ठीक है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, इट इज इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन क्रिएटिंग एसेट। ठीक है, पोटेंशियली जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ये डेवलपमेंट। एसेंशियली क्या है? ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। क्रिएट अब क्रिएशन कब करेंगे? जब नॉलेज होगा, उस नॉलेज के बेस पे कुछ क्रिएशन करेंगे ना, जब कोई भी काम करें। अगर आप एक मटका ही बना रहे हैं, तो भी नॉलेज है आपके पास कि हाउ टू मोल्ड, कैसे करें, मिट्टी से कैसे बनाए। अगेन, ना हम तो नहीं बना पाएंगे, अगर आप कोशिश करें एक बार में, तो नॉलेज जिसके पास है, उसे सीख के बना सकते हैं। अगेन, तो एवरीथिंग इज नॉलेज। अब एकदम एआई एआई एकदम हाई लेवल पे मत जाया करिएगा कि बस वही नॉलेज है। हर एक चीज वो नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज सिर्फ वो नहीं होता कि जो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा भी जो चीजें हैं जिससे इकोनॉमी चल रही है, अगेन दैट इज नॉलेज। ओके, तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्या है? दैट इज आइदर फॉर्मली एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और इनहेरिटेड इनफॉर्मल, जिसमें मटके का एग्जांपल दिया। ये इस तरीके से इसलिए आपको समझना है चीजों को। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ये मैंने यहाँ पे सब पढ़ा हुआ भी नहीं था, क्योंकि ये आर्टिकल आया, यहीं से आपका दिमाग जो है ना वो चलना चालू हो जाना चाहिए कि यार ये अब आर्टिकल में क्या बोलेगा। ठीक है, एक तो आपका एक्सपीरियंस ही आपके साथ भी होगा। क्रिएटिव इकोनॉमी अगर आप फर्स्ट टाइम देख भी रहे हैं, क्योंकि अगर बार बार जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे ना, तो दिमाग आपका अपने आप ही चलता चलेगा। क्योंकि इस बार आपने भी देखा होगा, मैंने तो हाईलाइट वाईलाइट नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की काफी कमी थी, तो मैं कहा चलो ठीक है, ये हाईलाइट्स मैं आप सबके लिए कर देता हूँ। बट मेरा वही है कि इतने आपने हाईलाइटेड वीडियोस देख लिए हैं, पीडीएफ देख लिए हैं, तो आदत पड़ जानी चाहिए। नहीं भी पढ़ी तो प्रीवियस आपने नहीं देखे, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। और अब पहले देखें किस तरीके से वहां पे हाईलाइट कर देते थे आप सबके लिए। तो अब जब एक बार आप सब भी एक हाई लेवल के एक अच्छे एस्पिरेंट्स अब हो चुके हैं, तो आप खुद भी समझेंगे ये सब चीजें। वहां से आप वो देखें, सीखें, यहाँ इंप्लीमेंट करें। क्रिएटिव इंडस्ट्री, चलिए तो आपको समझ में आ ही गया। अलग अलग है, कल्चरल साइट्स के बारे में जानना, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस, क्राफ्ट वगैरह जो मैंने अभी बात की, विजुअल आर्ट्स की पेंटिंग, फोटोग्राफी, पब्लिशिंग, प्रिंटेड मीडिया, डिजाइन, ये सारी चीजें सब जो है इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, क्रिएटिव इंडस्ट्री। तो ये काफी, अब ये जो है आपका 30 बिलियन इंडस्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ 8% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। काफी ज्यादा, यहाँ पे 8% के आसपास भी है, तो स्टेटस अभी का ये है। 1.5 टाइम्स इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ क्रिएटिव गुड्स। काफी ज्यादा, क्योंकि बाकी खाना पीना तो सबका क्रिएटिव चीजों की ना ज्यादा डिमांड हो जाती है। 20% कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिव ऑक्यूपेशन टू नेशनल ओवरऑल जीबीए। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात चल रही है, तो वो 20% के आसपास कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, और जब आप नए नए क्रिएटिव चीज करें ना, उसकी वैल्यू होती है ना। कल मैं गया ऐसे, मुझे बड़ा क्यूट सा वो दिखा, ये क्या कहते हैं, गुल्लक जो होता है ना, ये ऐसे करके कुछ गुल्लक बना हुआ होता है, और उसमें आप सिक्के डाल सकते हैं, पैसे डाल सकते हैं। तो आई थिंक 30-40 रुपीज में दिया, मैंने इसे लेके आ गया कि चलो ठीक है, कभी कभी डाल दिया करेंगे, चेंज वगैरह रहता है, अच्छा लगता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब क्रिएटिविटी है ना, कि मुझे तो फील होता है यार मैं नहीं बना सकता, सो फॉर मी, तो मैंने काफी लाइक ये किया। और वहां पे अलग अलग चीजें मिल रही थी, कि जो आप राइस बनाते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें अलग सा पूरा बना के रखा हुआ था, इसका मिट्टी का। अब सोचिए कितना उसमें अच्छा लगेगा। रोटी, ये तवा जो हम खाते हैं, ये रोटी जो करते हैं, वो भी प्रॉपर ऐसा था, उनका मिट्टी का था, और बाद में यहाँ पे स्टील से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। और वो जो फिर लंबा इस तरीके से निकाल दिया था ना, जैसे अभी रोटी का रहता है पूरा, और उस पे उन्होंने पूरा ये कर दिया, तो इतना सही लगा। मैं अगर बाद में आऊंगा, मैं डेफिनेटली ले जाऊंगा। मैं मिट्टी के स्वाद भी जो बोलते हैं, वो भी मिला, और फिर तो काफी अच्छी चीज है ये सब, है कि नहीं। अब अगेन हर्डल्स क्या क्या है, रूरल अर्बन डिवाइड है, अलग अलग इश्यूज है, ये सब आप आराम से जो है देख सकते हैं।
इंडिया में जो 58 मंथ्स लग जाते हैं एवरेज पेटेंट के लिए, बाकी जगह 20 से 23 मंथ में हो जाता है। पेटेंट होना भी तो जरूरी है। बट आप ये देखते होंगे यहाँ का टर्मरिक हल्दी दूसरी देश बोल रही है तो हमने इजाद किया। जो हम पत्तल डोने जिसमें हम खाते हैं, वो बोलते हैं, दूसरी जर्मनी बोलता है हमने इजाद किया। तो ये सब जल्दी जल्दी पेटेंट होना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? ये काफी ज्यादा यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है। इनिशिएटिव टू सपोर्ट क्रिएटिव इकोनॉमी, यहाँ पे तो डेफिनेटली क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए है ही है। अब मॉडल स्किल लोन, अब हर एक जो है इस बार आर्टिकल जो है ना, वो घूम फिर के इसी के आसपास है। लोन, एग्रीकल्चर। अब इम्प्रूव यहाँ पे देख, स्किल डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है? अब हमें पता ही है। अब इसके बारे में क्या, जब स्किल्स होगा तभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी कितना गड्ढा खुदवाएंगे मनरेगा में भी, ठीक है? तो वो काफी जरूरी हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इससे कम होता है, कि जो जहां पहले 17.8 था अभी 10% के आसपास है। ठीक है, अभी भी है, बट कम तो हो रहा है क्योंकि स्किल्स के कारण। तो स्किल पार्टिसिपेटेड और इंडिया रैंक की अगर बात की जाए, तो अब ये इसमें देखिए 39 था। पिछले 10 सालों में कितना सुधार हुआ है। अब 11 पे आ गए, मतलब स्किल में काफी सही यहाँ पे हम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख गया होगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, इन नेक्स्ट 5 ईयर 23% ऑफ द जॉब आर एक्सपेक्टेड टू चेंज ग्लोबली। ये सब चेंज होगी। टू स्टे रिलेवेंट, वर्कर्स मस्ट फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू स्किल्स। समझ रहे हैं? चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में हो, कहीं हो, बहुत सारी चीजों में भी है। आप छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हो, तो आपको जरूरी है कि आप वहां पे अपना स्किल्स को अप करते चले जाएं। ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगेन वही यूथ। तो भाई आप सभी यूथ हैं, यहाँ पे जो जितने मेरे व्यूअर्स हैं, उनका जो एवरेज एज जो देखते हैं यूट्यूब पे, वो 18 से 34 के आसपास मुझे दिखाता है। तो एक्चुअल यूथ तो वो है जो अपन सब इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, है कि नहीं? तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि सही टाइम पे आप इकोनॉमिकल डिसीजन लें। है ना, कब लग रहा है कि भाई फैमिली को जरूरत है, आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, तो आप वहां पे जो है कहीं ना कहीं कोशिश करें कुछ ना कुछ कमाएं। जरूरी नहीं है कि फैमिली करने लायक है सब कुछ। जो भी अर्निंग होती है ना, अर्निंग विल ऑलवेज गिव यू लर्निंग। ये लाइन रखिएगा हमेशा दिमाग में। आप कहीं भी नई जगह जाएंगे, आपको लर्निंग भी मिलेगी, वही एक्सपीरियंस कल हो क्या बोल पाएंगे, नहीं नहीं मैंने वहां पे काम किया था तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो अर्निंग ऑलवेज कम्स विथ लर्निंग। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लर्निंग किया है, अर्निंग नहीं किया है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हमने पढ़ा है उससे हमारी अर्निंग होगी। बट अब जिस चीज से अब हमारी अर्निंग होगी, अब उससे भी तो लर्निंग होगी। ये साइकिल चलता रहेगा, है कि नहीं? इसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, स्किल इंडिया मिशन, बहुत सारी चीजें की है गवर्नमेंट। तो ये हमें वैसे भी पता है, काफी ओल्ड स्कीम से पिछले 10 सालों में। इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे। चलिए, तो अगला जो आर्टिकल है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ठीक है। ये यूनियन बजट जो है 2024-25 में अनाउंस किया है, गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट अ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज, जिसकी 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, along with implementation and financial strategies। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब ट्रांजिट जो होता है ना, ये मान लीजिए दिल्ली है। ठीक है। अब दिल्ली से जो ट्रांजिट हो रहा है, इधर जो नोएडा की तरफ जा रहा है, इधर गुड़गांव की तरफ जा रहा है, इधर कहीं और जा रहा है, जो ट्रांजिट हो रहा है दिल्ली से तब गुड़गांव जा रहा है, दिल्ली धीरे धीरे कम हो रहा होगा, लेकिन पता भी ना चले कि कम हो रहा है, और एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही रहे। तो इतना ही जो है ना आसपास का एरिया, अब आपको लगेगा कि यार ये तो पूरा दिल्ली में ही है, नाम भले चेंज होते चले जाए। तो उसको अच्छे से प्लानिंग की बात की कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। कि ट्रांजिट शॉप्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे बनाए जाएंगे, हाई डेंसिटी कैसे रहेगा, इस सबके यहाँ पे इसके रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये है ट्रांजिट ओरिएंटेड आपका। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब देख सकते हैं। लिवेबल सिटी मतलब ऐसा ना हो कि स्लम बन गया कहीं, बहुत सारे पॉपुलेशन आ गए तो लोग ही इकट्ठा हो गए। ऐसा नहीं, ट्रांजिट हो, प्रॉपर हो, दूर भी जाओ तो वहां भी मेट्रो कनेक्टिविटी रहे, चीजें रहे, सब कुछ अच्छे से रहे। वो यहाँ पर बात की जा रही है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में देख सकते हैं दिल्ली और मुंबई। दिल्ली तो फिर भी 141st रैंक पे है,
इसका तो हाल और खराब है, मुंबई का स्लम स्लम सब ऐसे ही देखते हैं। तो ये हाल यहाँ पे बेहाल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ये सब चीजों की बात कर रही है। इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें देखी है, गवर्नमेंट लाई है स्मार्ट सिटीज मिशन, है ना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई है, मल्टी मॉडल, है ना, ये सबसे स्लम व्लम का भी इशू रिजॉल्व हो जाता है। और गवर्नमेंट सोचिए खुद बना के दे रही है, कितनी बड़ी बात होती है। आजकल लोग एक दूसरे को कितना भी कर ले फिर भी नहीं हेल्प करना चाहते हैं, फैमिलीज भी उतनी ही नहीं हेल्प करती है, गवर्नमेंट आपके लिए घर बना के दे रही है। तो बहुत बड़ी बात है, जो जिन्हें जरूरत है उन्हें बना के देना, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका लोकल इनिशिएटिव्स लाइक दिल्ली एंड मध्य प्रदेश ने अपना किया है। इसके बाद देखा जाए 8 प्रिंसिपल्स, क्या क्या प्रिंसिपल है, क्रिएट करना कॉम्पैक्ट रीजन एंड शॉर्ट कम्यूट्स। इसके बाद इंश्योर रेजिलियंस ऑफ एरिया कनेक्टेड बाई मास ट्रांजिट, डेवलप नेबरहुड दैट फोस्टर वॉकिंग एंड बाइकिंग। ये सब चीजें जो मैंने आपको बात की ना, किस तरीके से भाई ट्रांजिट बहुत अच्छे से रहे, पता भी ना चले, सब कुछ प्रॉपर, जो भी जोन है प्रॉपर वहां पर जो भी ट्रांजिट करें, हम दिल्ली से कहीं भी जा रहे हैं, फील ना हो, कहीं स्लम्स ना रहे, कुछ ना रहे, प्रॉपर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट रहे, जो लिवेबिलिटी रहे, रहने लायक जगह रहे, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, अब ये है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट। लोकसभा क्लियर उन्होंने बिल पास किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नो द टर्म ग्रैंड फादरिंग, ये होता क्या है, ग्रैंड फादर क्लाउज ऑल्सो कॉल्ड अ लिगेसी क्लाउज इज एन exemption that allow person or entity to continue with activities or operation that were approved before the implementation of new rule। तो जो नए रूल के पहले जो कुछ चीजें थी वो कंटिन्यू चलती रहे, इसको बोला गया ग्रैंड फादरिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नया आया तो पुराना जो अच्छी चीजें थी वो भी अब बंद कर दो, तो वो यहाँ पे ये चीज निकल के आई है। तो अमेंडमेंट comes after proposal to remove indexation benefit in calculation of LTGC, long term capital gain। ओके, तो अब चॉइस दिया गया टैक्स पेयर को, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, इसी से ग्रैंडफादरिंग आई वर्ड आया। भाई ओल्ड स्कीम भी आप चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं, तो इसमें जो है आपको 20% देना पड़ेगा टैक्स विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर जुलाई 2023 या 4। ठीक है, तो 20%, न्यू में क्या है 12.5% ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज कम कर दी गई है। तो आप भी सोचो कि चलो मैं इस टैक्स रिजिम में चले जाता हूँ, है ना, तो मैंने भी ये वाला जो है टैक्स रिजिम पर्टिकुलर, अगर जहाँ पे मैं वर्किंग हूँ तो वहां पे मैंने ये शो की हुई है कि भाई थोड़ा बहुत टैक्स में पैसा वैसा बच जाए। ओके, बट यही सब जो कमा रहे हैं तो आपके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज कर रहे हैं कि शुरू में आप कोई भी काम करो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ता है आपको। नहीं, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं आप टीम को बोल रहे हैं कि यार आप कंटेंट टीम आप हमारे साथ आ जाओ, आप बाकी लोगों का टीम बना रहे हैं, आप भी देखते होंगे कि काफी लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं मेरे अलावा भी। तो कोई टेलीग्राम चैनल संभाल रहा है, कोई यूट्यूब संभाल रहा है, तो वहां पे उन्हें पे आउट करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए आप सबके लिए कहते हैं ना, जॉब के साथ साथ ये चीजें कर रहा हूँ, तो भाई रिक्वेस्ट है जल्दी से फैलाएं, फेमस करें, ताकि मैं जॉब अपनी साइड रख सकूं और आप सबके लिए फुल टाइम आ जाओ। ठीक है, ये कब होगा, ताकि जैसे बैचेस बन रही है, जो पेमेंट्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो है ये चीजें आगे एक अच्छे लेवल पे चली जाएगी। व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखिए अच्छा एग्जांपल दिया है, होल्डिंग पीरियड वेरीज ऑन द टाइप ऑफ एसेट, मोर देन 12 मंथ ऑफ लिस्टेड इक्विटी। मानिए आज मैंने शेयर खरीदा, ठीक है, शेयर खरीदा, 1,000 रुपए का शेयर था, ले इमेजिन करते हैं कि ये टाटा मोटर्स का 1,000 का शेयर था। अब मैंने इसे 12 मंथ से ज्यादा रखा, से 1.5 साल, तो ये कितने का हो गया, उस समय मान लीजिए 1,500 रुपए का शेयर हो गया था। ठीक है, तो अब मैंने 500 पर शेयर एक्स्ट्रा कमाया, मैंने 10 शेयर लिए तो 5 शेयर एक्स्ट्रा कमाया। तो उस 5,000 पे जो है मुझे टैक्स देना पड़ेगा कितना, 12.5। समझ रहे हैं, उस पे जो मुझे देना पड़ेगा 12.5, क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया। लेकिन अगर मानिए 6 महीने में इसका प्राइस जो है 1,500 हो जाता, तो उस समय मुझे 20% देना पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्टमेंट था। ओके, तो ये चीजें होती हैं, इस पर काफी बवाल भी मचा।
कितना गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, टैक्स बढ़ा रही है। अगर हम प्रॉफिट में गए तो टैक्स दो, लॉस में गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, लॉस हमारा प्रॉफिट आपका। तो ये सब चीजें हैं, आप प्रॉफिट में जाए आप लॉस में जाए, प्रॉफिट पे तो आपको टैक्स देना है। इसके अलावा भी आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, चाहे आप शेयर मार्केट ले रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके। इंडेक्सेशन, इट रेफर्स टू द एडजस्टिंग द परचेज प्राइस ऑफ एसेट फॉर इन्फ्लेशन while computing the capital gain। अब एक बात बताइए, मैंने क्या किया, 2000 में, सन 2000 में मान लीजिए, पैदा होते ही एकदम 10 साल के अंदर मान लीजिए ले लिए, क्या, जमीन। अब उस जमीन की कीमत थी, या पेरेंट्स ने ली, मान लीजिए 2000 में जमीन ली, और वहां पर जो उसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। आज जो हम 2024 में बेचने जा रहे हैं, तो उसकी कीमत कितनी वहां पे हम सेल कर रहे हैं, 25 लाख। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, 25 - 20 लाख। अब 20 लाख का 20% कितना हो जाएगा, अगर, या फिर इसके हिसाब से भी देखिए 12.5%। 20 लाख का 12.5% कितना हो गया आपका, लगभग 2.5 लाख के आसपास। तो अब आपको क्या 2.5 लाख टैक्स भरना पड़ेगा, आपको लगेगा यार ये तो गलत बात है, वो भरना तो पड़ेगा, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, वो ये भी बोलती है कि अगर हर साल 7% का इन्फ्लेशन आया था, ठीक है, तो अगले 24 सालों मतलब अगले 24 साल में कितना इन्फ्लेशन आया, तो इन्फ्लेशन आया तो मान लीजिए आपकी वैल्यू हो गई उस हिसाब से जमीन की 20 लाख। तो अब सिर्फ ये 5 लाख पे ही आपको 12% भरना पड़ेगा, मतलब कि वो जो भी आपका 60 हजार के आसपास टैक्स भर के आप निकल जाइएगा। समझे, ये है इंडेक्सेशन। तो जो भी प्रॉपर्टी जो जुलाई 24 के पहले ली गई है, तो यहां पर क्या किया गया, बजट एलिमिनेट्स इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ ऑल एसेट, जो कि इसके पहले लिया गया तो उस पर हटा दिया गया है। पहले था, अब हटा दिया गया है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है इज यूज्ड द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, ये तब के लिए था, बट यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये हटाया गया, तो ये तो बहुत फिर मेजर सेटबैक है कि नहीं। टैक्स भरिए, फिर आप 2.5 लाख भरिए। इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल कैपिटल गेन, एग्जाम्पल दिया हुआ, लेट से एक्स जो है परचेज करता है 5 साल पहले 100 रुपए का कोई भी सामान, 100 करोड़ ले लो, 100 लाख लो, वाट एवर। एज्यूम द करंट इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑफ द एसेट अब 160 है, अब उसने 200 रुपए में सेल किया, ठीक है। तो इसके बाद टू कैलकुलेट टैक्सेबल कैपिटल गेन, द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑफ द एसेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेल। तो ये हो गया, पहले भाई 200 का हमने बेचा, इन्फ्लेशन के साथ ही है, 160 का एक्चुअल उसकी कीमत हो गई, तो टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 40 रुपए के प्रॉफिट पे, जो मैंने ऊपर ही आपको एग्जाम्पल समझा दिया था, है ना। यहाँ जो है मैंने आपको ये ऊपर ही एग्जाम्पल समझाया हुआ था, ये जो मैं लाख करोड़ जो भी बात कर रहा था यहाँ पे, है ना। तो ये बस वहीं पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा रहा है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे 40 रुपए का, तो ये हो गया लोअर टैक्स, इसमें टैक्स कम लगेगा। अदरवाइज 200 - 100, 100 पे दो टैक्स, इसमें ना 5 का 20 लाख किया तो 15 लाख पे टैक्स, या फिर भाई वही सॉरी 5 से 25 किया था तो 20 लाख पे टैक्स भरो, या फिर उस 5 लाख की वैल्यू इन्फ्लेशन के कारण 20 लाख हो गई, तो बस अब 5 लाख पे आप टैक्स भर दो, 60 हजार देके निकल जाओ। ये डिफरेंस है सर, क्लियर हो गया होगा। चलिए, इंपॉर्टेंट टर्म था, वो टर्म पे जो है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कौन से टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये है आपका एक ग्रैंड फादरिंग, ये याद रखना है, जिसके कारण ये न्यू और ओल्ड स्कीम अभी भी चल रही है। कैपिटल गेन टैक्स, ये आपको समझ के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफी, ये भी याद रखना है। इक्विटी शेयर्स के बारे में फंडा जो समझा दिया है, दिमाग में रखना है। और इंडेक्सेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में ही रखना है, ये होता क्या है, ठीक है, कैसे उसका इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है और क्या नहीं। अब देखेंगे हम नॉन टैरिफ मेजर्स। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है नॉन टैरिफ मेजर का, एज पर वर्ल्ड टैरिफ पॉलिसी। तो नॉन टैरिफ मेजर्स आर डिफाइंड एज पॉलिसी मेजर अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ दैट कैन बी potentially determined to international trade in goods।
चेंजिंग क्वांटिटीज ट्रेड प्राइस और बोथ, कि इस तरीके से भी जो है ये भाई प्राइस भी बढ़ा देना कम करना वो भी होता है, कोटा सिस्टम और प्राइस कंट्रोल, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स, तो ये सब पे इंडिया जो है काफी ज्यादा ये करता है। हम बोलते हैं बहुत टफ नेगोशिएटर है, हर कंट्री कहती है, क्योंकि हम इस तरीके से भी जो है नॉन टैरिफ मेजर्स भी लगाते हैं। फिर डेप्थ फॉर डेवलपमेंट स्वैप्स, तो ये डेप्थ स्वैप्स जो है एन अप्रोच फ्रेमवर्क है, हैज बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है क्या वो देख लेते हैं। दीज आर अरेंजमेंट्स बिटवीन अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बीच में है, एंड वन और मोर क्रेडिटर्स, अब वो कोई भी दे जो भी पैसा दे रहा है, ठीक है, टू रिप्लेस सॉवरेन डेप्ट, जो भी सॉवरेन डेप्ट क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर भी तो वो लोन लेके रखे हुए हैं ना, तो विथ वन और मोर लाइबिलिटीज दैट इंक्लूड अ स्पेंडिंग कमिटी टुवर्ड्स स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल, कि वो जो भी चीज होगी स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल पे ही हो। ओके, डेवलपमेंट गोल्स जैसे होगा नेचर कंजर्वेशन, क्लाइमेट एक्शन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, सपोर्ट फॉर रेफ्यूजी एक्सेट्रा, ठीक है। द क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग क्या क्या है, वो इनिशियल डेप्थ सिचुएशन में पहले कितना लोन लेके वो देश रखा हुआ है, और फाइनेंशियल बेनिफिट उससे फिर क्या क्या मिलने वाला है अगर हम उन्हें ये लोन देते हैं तो। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू फ्लैक्सिव स्टैटिकल पब्लिकेशन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट देखती है वर्ल्ड ट्रेड में। ओके, हाईलाइट में अगर बात की जाए कि की डेटा जैसे ग्लोबल ट्रेड कितना हो रहा है, कॉमर्शियल सर्विसेज में क्या हो रहा है, जब भी हम ट्रेड वेड देखते हैं ना, जब शिप से जो भी चीज आती जाती है लगता है वो ट्रेड हो रहा है। अब सर्विस क्या है, अब आईटी सर्विस, आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो वो भी तो चीज हुई ना, तो उसका भी तो ट्रेड होता है, वो दिखता नहीं है, तो ये कॉमर्शियल सर्विसेज में इस तरीके से आईटी सर्विसेज वगैरह उसमें आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे कि है इंडिया रिटेन 8th पोजीशन इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, चलो अच्छी बात है। 18th जो है मर्केनाइज्ड एक्सपोर्ट है, 7th जो है सर्विस एक्सपोर्ट्स में। ओके, तो सर्विस यही मेन जो एक्सपोर्ट है हमारा, जिस देश की जान बचा के रखी हुई है, क्योंकि इंडिया वैसे भी 50 से 55% देख ही सकते हैं हम, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, तो उसी पे अगर 7th है तो इट्स गुड। चाइना, यूएसए एंड जर्मनी रिमेन द टॉप 3 मर्केनाइज्ड एक्सपोर्ट्स, यही सबसे ज्यादा करते हैं। ओके, अब ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की बात की जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पोस्ट कोविड रिकवरी में 13% है, जो कि लोएस्ट है 15 साल में, एंड लोएस्ट सिंस 2000, ये यहाँ पे याद रखना, ग्लोबल की बात चल रही है, राइट। नीट क्या है, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग, कहीं नहीं है। 2 in 3 यंग नीट आर वुमेन, मतलब वुमेन ही है जो कि काफी कम यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, चलिए अब देखेंगे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल है, अगेन जब ये एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये फिर भी हल्का फुल्का हम देख, आप चाहे तो देख सकते हैं कि प्रपोज टू अमेंड आरबीआई एक्ट 1930, इसी को ही करने की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बिल है। जब एक्ट कानून बन जाए तो मतलब है, अदरवाइज अभी दिमाग में रखिएगा, आप सिर्फ कंफ्यूज होइएगा। इसे पेश किया गया है, अब इसे मानते हैं नहीं मानते हैं, राज्यसभा में लोकसभा में पास होता है कि नहीं, आपका प्रेसिडेंट एसेंट सिग्नेचर करता है कि नहीं, उसके बाद ही वो एक्ट बनेगा, तब हम जब डबल डबल से आएगा, ये आएगा करंट अफेयर्स में, तब हम वो देखेंगे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए क्या चीज हमें छोड़नी है, क्या पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मैप्स प्रोविजन, न्यू रिफॉर्म्स, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइजिंग रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके बारे में यहाँ पर जो है कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं। नॉन परफॉर्मिंग का क्या मतलब है, मानिए मैंने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, 4 महीने ईएमआई दी, उसके बाद से मैं ईएमआई दे ही नहीं रहा हूँ, भले वो काउंट हो रहा है, बढ़ रहा है, वाट एवर, लेकिन मैं तो नहीं दे रहा ना, तो बैंक के पास तो वापस नहीं आ रहा है। वो तो एक हाइपोथेटिकल है। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मानिए मैंने अभी बैच यहाँ पर आप सबके पास की, ठीक है, वहां पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ लोगों का, से 40 लोगों का एक बैच बनाया, ठीक है। अब वो बोल दिया कि भाई 2499 फीस है। अब वो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि 40 into 2499 जो 1 लाख के आसपास है, वट एवर जो भी प्राइस है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, तो उससे मैं जो सैलरी दे पाऊंगा बाकी लोगों को, या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी। क्यों?
क्योंकि अभी वो नॉन परफॉर्मिंग है मेरे लिए। जब तक हो सकता है 40 में से 25 लोग ये दें, ठीक है, बाकी लोग ना दें। ये हर चीज के लिए आपको मेंटली रेडी होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, हो सकता है 40 की 40 देते, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, नो। तो ये नॉन परफॉर्मिंग है फिलहाल के लिए, परफॉर्म कब करेंगे जब मेरे पास आ जाएंगे। तो इनने लोन ले लिया था, अभी तो नॉन परफॉर्मिंग है, भले वो बढ़ रहा है इंटरेस्ट। मैं भले बोल दूं कि अभी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो 4999 हो जाएगा। वो बढ़ रहा है, बस वो कागजी बढ़ रहा है कि भाई अगला बंदा आएगा तो 4999 देगा, वो देगा ही नहीं। अगर वो पर नहीं उसके पास है, या फिर उसे नहीं करना है, या फिर वो ज्यादा बिजी है इसमें पूछने में कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से बैच में ज्वाइन करेगा बेचारा। ठीक है। चलिए, अब स्टेप्स टेकन। अब ये बार बार ये चीजें आ रही हैं कि अब भाई किस तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हमें लाइक सेल आउट करना है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक तो ये हो गया कि पैसा वापस नहीं कर रहा है वो। अब इसके बदले मान लीजिए कुछ गिरवी रखा हुआ था, जमीन है, तो उसे बेचना, तुरंत पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस। तो वही सब यहाँ पे बात चल रही है कि भाई बैड और डाउटफुल डेब्ट रिजर्व्स क्या है, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उस पे यहाँ पर चीजें हैं। बहुत अच्छे से हमने इकोनॉमिक्स में सब ना डिस्कस किया हुआ है। ये तो छोटा सा 10 लाइन में खत्म किया है। तो इसलिए मैं कहूंगा जा जाके जो प्लेलिस्ट है वो आप उसमें जाएं और वो कंप्लीट अपना पढ़ते चलें। ठीक है। और साथ में यूपीएससी आशा बैच, उसके लिए भी आप रजिस्टर जो है करें। ओके। आपका कमेंट सेक्शन में यार ये दिया हुआ है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी जरूरी नहीं है कि यूपीएससी दे रहा है या कोई और, कोई भी एग्जाम है उनसे शेयर करें। आप अपने फैमिली मेंबर से भी शेयर कर सकते हैं ये सब वीडियोस को, क्योंकि ये एक्चुअल न्यूज़ है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है कि नहीं। ना कि जो वो खाली जो जहर घोलते रहते हैं न्यूज़ वाले सब, वो सब देख के अपना दिमाग खराब नहीं करना। ठीक है। अपना पढ़िए, करियर बनाइए, उसके बाद सोसाइटी सोसाइटी हम भाई जो कुछ कर रहा है वो फिर सोचेगा ना, जो अभी खुद ही ट्रबल में है, मेहनत कर रहा है, वो सब कहाँ अभी ये सब चीज में दिमाग लगा के अपना टाइम वेस्ट करिएगा। ठीक है। चलिए। फ्रंट रनिंग, सेबी नोटिफाइड नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड और प्रिवेंटिंग फ्रॉडेंट ट्रांजैक्शन एंड फ्रंट रनिंग, ये यहाँ पे जो है सेबी ने नोटिफाई किया हुआ है। फ्रंट रनिंग क्या है? रेफर टू यूजेस ऑफ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय और सेल सिक्योरिटी। ठीक है। नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं कि मतलब अंदर ही तक खुफिया, अच्छा आपकी कंपनी लॉस में तो नहीं जाने वाली, और अच्छा ये फायदे में जाने वाली है, अभी न्यूज नहीं आया, हम पहले शेयर खरीद लेते हैं, और जैसे बाद में न्यूज आएगा तो शेयर की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ये सब हरकतें नहीं करनी है, ये सब क्या है, इलीगल है इंडिया में। ठीक है, आया समझ में। इस पे एक मूवी बनी थी बहुत अच्छी। वो मूवी का नाम क्या है भाई, मैंने देखी है, मैं आप चाहता हूँ ये सब ना आप खुद करें सर्च, तो वो मूवी भी आप जरूर देखें। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। अब व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स क्या है? विल नाउ नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट। ठीक है। इन्हें जरूरत अब जो है नहीं पड़ने वाली है। व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री विल हैव टू इन्फॉर्म एफपीसीबी थ्रू सेल्फ डिक्लेरेशन। खुद डिक्लेरेशन दे देना है कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। व्हाइट कैटेगरी में आता क्या क्या है? पर्टिकुलरली नॉन पॉलिटिंग, मान लीजिए भाई मैंने भी कहीं कोचिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दी, एजुकेशन सेक्टर है, नॉन पॉल्यूटिंग है, मैं बस लिख के दे दूंगा कि हमारे थ्रू कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है सस्टेनेबल वे में किया जा रहा है। ठीक है। तो वो जो है वहां पर उन्हें व्हाइट कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है। अब साथ में जो है इट इंक्लूड्स विंड सोलर, ये तो है ही है नॉन पॉल्यूटिंग में, एयर कूलर्स, बाइसिकल असेंबली, ये सब सारी जो चीजें हैं जिसमें कि डेफिनेटली कोचिंग इंक्लूड होगा, बहुत सारी चीजें जो ऐसी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। अगेन फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड बायोफर्टिफाइड क्रॉप्स, फिर से वही चीजें निकल रही है ना। प्राइम मिनिस्टर रिलीज किया 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। ओके। जो कि ड्रॉट में भी चलेंगे, बाकी चीजों में भी अच्छे से काम करेंगे। जब भी सूखा रहे तो रेजिस्टेंस रहे, वो इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा ना, एग्रीकल्चर यील्ड आर प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप बाय 16%। तो ये कम होने वाला है 2030 तक। तो फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरीके की हाई यील्डिंग ये जो सीड्स वगैरह है कि नहीं। और फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाना। आप जैसे कि देखिए, अगर आप उसमें आप मिड डे मील दे रहे हैं, तो अगर आपका गेहूं
के से आटा बनता है ना, चावल है, तो चावल को आपने फोर्टिफाई कर दिया, उसमें विटामिन ए और आयरन और ये सब इंक्लूड कर दिए उसके अंदर, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, वो कन्वेंशनल है। तो अब यहाँ पे बायो फोर्टिफिकेशन तो उनके लिए कि प्लांट ग्रोथ के लिए, अब देखिए प्लांट से केस में आप क्या करिएगा, उनको भी सारे मिनरल्स विनरल्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो ग्रोथ अच्छा होगा। ओपन मार्केट सेल स्कीम, स्टेट कैन परचेज राइस फ्रॉम एफसीआई, खरीद सकते हैं। ठीक है, इट टेम टू रिड्यूस द ह्यूज सरप्लस ऑफ स्टॉक। ये बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाता है तो वो भी फिर बाद में खराब ही हो रहा है। फिर आपको लेना है तब ले लो, और फिर डोमेस्टिक भी आप ही तो सप्लाई करोगे या लोगों की हेल्प करोगे कि स्टेट गवर्नमेंट है, तो ठीक है चलेगा। इट रेफर्स टू ऑफरिंग फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस। इंपॉर्टेंट चल यही रहता है इन ओपन मार्केट एट फिक्स प्राइस, इन सब के द्वारा ई ऑक्शन किया जाएगा। ठीक है, और इससे मार्केट में क्या इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट भी खरीद रही है, सेंट्रल के पास भी है, तो कोई आके एकदम से प्राइवेट वाला बोलते नहीं, अच्छा 50 रुपए बेचेंगे हम गेहूं, और गवर्नमेंट जो है 30 रुपए बेचने को तैयार है, वो भी अच्छा वाला। तो जैसे जैसे सरबती गेहूं या कुछ क्वालिटीज होती है। फाइन। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन सीवीड वैल्यू चेन, ये इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी क्या है नहीं हो तो बात की बात है, नीति आयोग निकालता है सीवीड वैल्यू चेन। ठीक है, ये जो है मैराइन प्लांट्स एंड मैक्रो एल्गी, ये जो है जो कि रिवर लेक्स यहाँ पे होते हैं, ये सीविड्स हैं। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सीविड्स आर पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सेक्टर जो है इंडिया में अभी 1.5% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये और ज्यादा कर सकता है। ठीक है, बाकी वाइटामिन भी जो है, ए बी, B1 B12, ये सब जो है यहाँ पे इससे मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के लिए भी, फार्मेटिकल्स के लिए भी, दवाइयां वगैरह भी बनती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसलिए बताई गई है। स्टेप क्या क्या लिया गया बढ़ाने के लिए, देखिए पीएम मत्स्य संपदा योजना, 1 बिलियन टन सीवीड्स प्रोडक्शन करना 2025 से। इसके बाद एक्सपर्ट कमिटीज जो है टू रिव्यू द ड्राफ्ट पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन, ऑफशोर कल्टीवेशन अंडमान और इस सब एरिया में, डेवलपमेंट ऑफ जीआईएस बेस्ड पोर्टल टू व्यू द मैप्ड सीवीड कल्टीवेशन साइट्स। ठीक है, अगला जो है आपका वो है ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम जो है 24x7 ग्रेन एटीएम कहाँ पे, भुवनेश्वर में, उड़ीसा ने यहाँ पे ये चीज स्टार्ट की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से हुई है, क्या हुई है ग्रेन एटीएम, ये क्या करेगा, कॉल्ड अन्नपूर्ति, विल सेट अप अक्रॉस उड़ीसा टू प्रोवाइड फूड ग्रेन टू बेनिफिशियरी 24 घंटे। ठीक है, 75% रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, तो भी सस्ता फूड ग्रेन यहाँ पे उनको मिल जाए, काफी जरूरी है। ये जो है अबाउट अन्नपूर्ति, ये जो है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय WEP इंडिया, तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, ये एटीएम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स जो है देगा और रिड्यूस करेगा वेटिंग टाइम 70% से, काफी अच्छी चीज है। यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेव करता है लाइफ इन इमरजेंसी एंड प्रोवाइडिंग फूड असिस्टेंस। ठीक है, नोबेल प्राइज भी इसे मिला था, मिलेगा ही भाई जो ये सब काम करेंगे। जन पोषण केंद्र, अगेन वही पोषण से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहां पर ये बात की गई है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होल्डर्स जो भी होंगे उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज भी दी जाए इसके साथ साथ। ओके, और ताकि उनका पोषण हो सके। सिर्फ खाना, दाल चावल, मतलब सिर्फ आटे और इससे नहीं मिलता ना सारा न्यूट्रिशन, तो हम जानते हैं, तो इसलिए पोषण पोषण ये सब चीजों पे मतलब देखिए ना, इस बार आर्टिकल जो है एग्रीकल्चर पोषण उसी पे क्रेडिट, सारे सारे जो है उसी पे सेंट्रिक है। तो अगले महीने ये चीज नहीं होगी, कहीं एग्रीकल्चर का होगा तो एक दो आर्टिकल होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस पहले का ना पढ़ते रहना बहुत जरूरी है, किस मंथ में कितनी कितनी क्या इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है। ओके, ये इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, भारतीय वायुयान विधेयक। ठीक है, ये बिल है अगेन, एक्ट बनने दीजिए तब हम पढ़ते हैं उसे। ठीक है, QCI सूर्या रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया सूर्योजय
रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क ये किया हुआ है। 4 पिलर है इसका। शिक्षा एजुकेशन कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी कैसी है, गवर्नेंस कैसा है, इसके बेस पर। ओके। चलिए, सैनिटेशंस वगैरह देखिए, हमने जो अचीवमेंट्स है हमने किया, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। फिर आगे दिया कि डेफिकेशन फ्री हुए, फिर वहां पे पानी है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, क्लीनिंग हो रही है कि नहीं प्रॉपर, फिर क्लीनिंग पानी वानी सब प्रॉपर है या नहीं। इस तरीके से रेटिंग दी है गवर्नमेंट ने। मतलब यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री हो सकता है तो पानी की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट को भी पता है। अब वो उस पर वर्क करेगी, तो इस तरीके से प्लस प्लस ये लगा के रखा, तो गवर्नमेंट फिर स्टेज पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बनाया छोड़ दिया और फिर ढिंडोरा पीट रही है, नहीं। इसके बाद बोल रही है कि हम प्लस 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 तक जाएंगे। तो पूरे क्लियर क्लियर इसके साथ जा रहे हैं। अब लिथियम रिजर्व इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक जो मिनरल डायरेक्टरेट है, वहां पे बता गया है एस्टैब्लिश 1600 टन ऑफ लिथियम रिसोर्स इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। करंटली इंडिया जो इंपोर्ट करता था चाइना एंड हांगकांग से। इसके बाद जो है सेल्फ सफिशियंसी आ जाएगी। चाइना में जो है 6.8 मिलियन टन है, इंडिया में मिल गया फाइनली 5.9 मिलियन टन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 22, अर्जेंटीना में 22, चिली में 11, बोलीविया में 23 मिलियन टन है। अच्छी बात है, उनके पास भी रहे, जरूरत तो पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी। इंडिया में सेल्फ सफिशियंसी जितनी जरूरत है वहां मिल गया। ये एक्सट्रैक्शन करना, प्रोसेस करना टाइम लगेगा, तब तक तो इम्पोर्ट चलता रहेगा। ठीक है। लिथियम आयन बैटरी में यूज होता है, ये सब चीजों में यूज हो जाता है। जनवरी में देखिए बहुत अच्छे से इन डेप्थ इसमें हमने देखा हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा जाए फिर से वहां से आप देखें, पढ़े ये चीज। ठीक है। फिर है आपका टेंटिलम। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड टेंटिलम एज ए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। ठीक है। काफी ज्यादा ये रेयर मेटल है। एटॉमिक नंबर इसका 73 है, थोड़ा आप याद रखें। काफी रेयर यहाँ पे आता है, और ये आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ग्रे है, हेवी है, वेरी हार्ड एंड कोरोसिव रेजिस्टेंस है। ठीक है। करोजन नहीं होता है इसमें। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए, वेन प्योर ये डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब क्या है, इसको वायर में, जैसे कॉपर को वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ये भी हो जाएगा। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो जल्दी पिघलता नहीं है। तो ये मेकिंग कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैपेसिटर बनाने में काम आएगा, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में काम आता है, कंपोनेंट्स फॉर केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लेन, ये हर जगह यहाँ पे ये चीज काम आती है। ठीक है। तो टेंटिलम ये भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल है। ये जो है हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। इसके अगला जो है सिक्योरिटी रहेगा। चलिए, उस सिक्योरिटी भी जो है ज्यादा कुछ है नहीं, कवर अप अभी कर लेते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी आपका यहाँ पर देखिए, 25 years ऑफ इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो गए हैं। इंडिया आर्सेनल इंक्रीज भी हुई है, 164 से 172। ठीक है। तो स्लाइट इंक्रीज दैट हैज बीन गिवन इफ द टू वॉरहेड एडवांटेज ओवर पाकिस्तान। भी आसपास पाकिस्तान है, तो थोड़ा जरूरी भी हो जाता है कि ये सब हम थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग करते चले जाए। तो 25 साल इस डॉक्ट्रिन के यहाँ पर हो चुके हैं, तो जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इवोल्यूशन हम देख लेते हैं सीधे। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ, जहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके देखा। इंडिया जो है फर्स्ट नेशन बना अपार्ट फ्रॉम P5 कंट्रीज टू कंडक्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। मतलब भाई सही बात है, हमारे साइड वाले चाइना कर रहे हैं, हम ना कर रहे हैं, गलत बात थी, तो हमने भी खुद किया 1974 में। फिर 1998 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में क्या किया गया इंडिया ने। ये किसके अंडर में किया गया था, प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर। ये ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 फिर किया गया। laid the foundation for India's nuclear doctrine, whereas India aim to recognize as a responsible nuclear power कि है हमारे पास। हम फोड़ फोड़ के देख तो रहे हैं, भूलिएगा मत। ठीक है। मतलब इसी ना, अमेरिका एक बार चांद पे पहुंचा, फिर पहुंच ही नहीं पा रहा है ढंग से। पुराने पुराने पता नहीं नासा कौन कौन से वीडियोस दिखाता है, तो ये ना लगे कि भाई एक बार गलती से फूट गया था, फिर से दिखा दिए। ओके। फिर 1999 की बात की जाए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, वो यहाँ पे आया। के सुब्रमण्यम, अब आपने देखा होगा, काफी इंटेलेक्ट पर्सन है बीजेपी के। वैसे वो बोलते किसी के भी अगेंस्ट है दिल खोल के, लेकिन वो आई गेस ये उन्हीं का ही नाम यहाँ पे दिया हुआ है। 2003 इंडिया रिलीज्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड इट्स ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल, यहाँ पे डॉक्ट्रिन, यहाँ पे एक ही थी।
इंडिया ने ना देखिए सबसे पहले ये साइन किया हुआ है कि हम पहले किसी भी कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट पॉलिसी या नो फर्स्ट यूज। ठीक है, नो फर्स्ट यूज है, नो फर्स्ट पॉलिसी जो है यहाँ पे किया हुआ है। ओके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। इंडिया जो है पार्ट नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का, जो कि प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लियर रिलेटेड कोई भी एक्सपोर्ट या वर्किंग पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। बाकी अगेन नवंबर 23 बहुत अच्छे से कवर अप है, जुलाई में आर्सेनल में कवर अप है। तो ये सब जो चीजें हैं आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। विजन खुद बोल रहा है, हम भी क्या रिपीट करें, बार बार अच्छे से यहाँ पे करवा दिया गया। तो अब थोड़ी मेरी भी भावना है समझे, इसलिए मैं यहाँ पे ये सब चीजें आपको बोलता हूँ। न्यूज इन शॉर्ट्स में देखा जाए, इंडिया की फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड रूमी, इंपॉर्टेंट हो गया ये, नोट डाउन कर लो। ठीक है, यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड रूमी, ये लॉन्च हुआ है। ओके, यूजिंग मोबाइल लॉन्चर। मोबाइल लॉन्चर का मतलब ये नहीं कि आपके मोबाइल से लॉन्च हो जाएगा, मोबाइल का मतलब होता है जो कि आप कहीं भी मूव कर सकें उसे इजिली। ठीक है, 3 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पीको सैटेलाइट्स। तो छोटे सैटेलाइट्स, क्यूब सैटेलाइट्स, ये सब सब यहाँ पे गए हैं। क्यूब सैटेलाइट्स जो है नैनो सैटेलाइट्स है, 1 से 10 किलो के बीच के। और पीको सैटेलाइट बहुत छोटे छोटे हैं, 0.1 से 1 kg के बीच में। इतने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, रूमी से। तो ये क्या है आपका हाइब्रिड रॉकेट इंजन है, जो कि हाइब्रिड रॉकेट इंजन है दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट टू improve efficiency and reduce operational cost। ठीक है, एडजस्टेबल लॉन्च एंगल, प्रिसाइज एडजस्टमेंट फ्रॉम 0 to 120 डिग्री। ठीक है, अलाउ फ्रॉम मेटिकुलस कवर ओवर इट्स ट्रेजेक्ट्री। आपको बस इतना ये याद रख लीजिए, पीको ये याद रख लीजिए, वेट वेट के बारे में इंफॉर्मेशन। तमिलनाडु से यहाँ पे ये चीज हुई है, इको फ्रेंडली है, रूमी जो 100% पायरोटेक्निक फ्री है। तो ये सब कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंगल जो है 0 से 120 तक है, एडजस्टेबल लॉन्चिंग एंगल है। ठीक, रियूजेबल रॉकेट है, रिलीज द पेलोड, लेट्स बैक टू अर्थ। कितनी अच्छी बात है, छोड़ देगा सैटेलाइट को जहां चाहिए, फिर वापस आ जाएगा। तो मटेरियल लॉस नहीं हुआ, फिर से आप उसका मेंटेनेंस करके जो चीज खराब हो गई हटा के फिर से यूज कर सकते हैं। तो जिसके कारण अप टू 65% चीपर हो गया ये, 50% भी हो गया, बहुत बड़ी बात है ना, कॉस्ट सेविंग कर दी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई वापस आएगा, जो लौट के वापस आए वो ही दिल पे छाए, है कि नहीं। रूमी, वरना सर वो तो छोड़ के चली गई है, चला गया, वापस ही नहीं आया, कहीं और खुश है कि नहीं। तो ये जो रूमी के बारे में आपको याद है ना, रूमी वापस आएगी, कोई आए ना आए। अस्त्र मार्क वन, ये जो है एयरफोर्स अप्रूव प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्र मार्क वन मिसाइल। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। ठीक है, 80 से 110 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटीग्रेटेड विथ SU-30 MK1 एयरक्राफ्ट के साथ इसको इंटीग्रेट भी कर दिया जाएगा। भी काफी दूर है, 80 से 100 किलोमीटर तक आप टारगेट कर सकते हैं। डेवलप कौन कर रहा है, डीआरडीओ, साथ में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अच्छी बात है, देखिए हम कितना अच्छा इसमें मेक इन इंडिया में अब काफी अच्छा करने लगे हैं। ये सब चीज हम खुद डेवलप कर भी रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अब एक मास लेवल पे प्रोडक्शन होगा। मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो अगेन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, गौरव, ये मेरे फ्रेंड का भी नाम है गौरव, आपके है या नहीं बताइएगा जरूर। ये जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ ने किया है। सक्सेसफुली मेडन फ्लाइट टेस्ट है लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब। तो गौरव इज अ बॉम्ब। ठीक है, फ्रॉम SU-30 MK1 प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां से करके देखा है। लगभग 1000 kg के आसपास का ये ग्लाइड बॉम्ब है। बाकी मेरा जो गौरव है दोस्त, वो तो पतला सुखड़ा है, 50-60 kg का। एयर लॉन्च्ड जो है आपका 1000 kg। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पता है उसकी हाइट अच्छी खासी है, 5-10 के आसपास। डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय रिसर्च सेंटर इमरात हैदराबाद। ओके, तो ये आपको याद रखना है। गौरव कौन है, गौरव एक बॉम्ब है, 1000 किलो का बॉम्ब है। ठीक है,
जो कि एसयू MK1 प्लेटफॉर्म से लॉन्च करके टेस्ट कर लिया गया है। एक्सरसाइज कौन कौन सी है? तरंग शक्ति। ये एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है तमिलनाडु में वहां पे की गई है। इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज एम टू शोकेस इंडियाज डिफेंस पावर, जो कि सही में अच्छा है। हम 26 जनवरी 15 अगस्त को भी देखते हैं कंट्रोल कितना अच्छा है हमारे पायलट्स का, जिस तरीके से करतब दिखाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। उदार शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में। पर्वत प्रहार, ये जो है आपका लद्दाख में एक्सरसाइज हो रही है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका है। मित्र शक्ति टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी ऑफ बोथ आर्मीज। खान क्वेस्ट, ये 21st एडिशन है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज का, विच विल बी कंडक्टेड एट उलन बातर, मंगोलिया। फिर जो है आपका मैरीटाइम पार्टनरशिप है, ये है आपका इंडियन नेवल शिप, जो कि आपका पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया और रशिया के साथ। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है न्यूज में अभी है। इसके बाद जो इन्वायरमेंट रहेगा, तो अगेन मैं कहूंगा आप सब रजिस्टर कर लें, लिंक पे जाते ही अगले बैच के बारे में। और अदरवाइज आप यहाँ नहीं चाहते तो ये सब देखिए, यूपीएससी के बारे में ये सब भी दिए रहते हैं बैच, बट यहाँ पे आपको बहुत हाई फीस देनी पड़ जाती है। बट इफ यू कैन अफोर्ड, डेफिनेटली पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन आप बहुत बार क्या होता है, हजार हजार स्टूडेंट्स को जाते हैं, सबके पास भी ढंग से समझ नहीं आता है, मेंटरशिप नहीं मिलती है। तो जितने अच्छे से मैं यहाँ पे आई थिंक प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स कर देता हूँ, हमारी टीम करती है, ये एक एक्सेप्शन है, आपको कहीं और मिल भी नहीं पाएगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी थिंग जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो एक मेंटरशिप होती है, रिस्पॉन्स जो स्विफ्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। वरना मेल करते रह जाते हैं इशू पूछने के लिए, और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने कवर अप कर लिया है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट में देखेंगे। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद।